रोहन शर्मा सुबह 11:40 बजे महानगर बैंक में दाखिल हुए। उन्होंने एक घिसी पिटी भूरी जैकेट पहन रखी थी जिस पर ऐसे दाग थे जो आकस्मिक नहीं थे। 3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी थी जो उन्होंने खास इसी पल के लिए रखी थी, और बाल उलझे हुए थे, जबकि आमतौर पर वे उन्हें बेदाग रखते थे। वे उस तरह से बैंक में दाखिल नहीं हुए जिस तरह से वे आमतौर पर बैंकों में आते थे। वे उस आदमी के आत्मविश्वास से नहीं चले जो जानता है कि उसके खाते में 7 आंकड़े हैं और प्रबंधक उसका नाम लेकर अभिवादन करते हैं। वे धीरे धीरे दाखिल हुए, उस सावधानी से चारों ओर देखते हुए जैसे कोई व्यक्ति अनिश्चित हो कि क्या उसे इस जगह में रहने का अधिकार है जिसकी देखरेख का खर्च शायद उस व्यक्ति की महीने भर की कमाई से ज्यादा हो। लॉबी वैसी ही थी जैसी उन्हें 20 साल पहले अपने पिता के साथ की यात्राओं से याद थी। मकराना मार्बल का फर्श जो प्रकाश को इस तरह से परावर्तित करता था कि हर कदम नियंत्रित गूंज के साथ बजता था। क्रिस्टल के झाड़ फानूस जो अत्यधिक शानदार हुए बिना हर जगह गर्म रोशनी फैलाते थे। सुनहरी रस्सियां जो वीआईपी क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से अलग करती थीं, इस सूक्ष्मता के साथ कि विशिष्टता चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और दबी हुई शांति, यह एक ऐसी जगह की शांति थी जहां पैसा इतनी बड़ी मात्रा में चलता था जिसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी। यहां नए कागजों और चमड़े की कुर्सियों पर इंतजार कर रही महिलाओं के हल्की खुशबू वाले परफ्यूम की महक आती थी। यहां मैनिक्योर किए हुए उंगलियों से कीबोर्ड दबाने और निवेश, मुनाफे और विविध पोर्टफोलियो के बारे में धीमी आवाज में बातचीत की आवाजें सुनाई देती थीं। यह हर मायने में पैसे का मंदिर था। वह पैसा नहीं जो कमाया और खर्च किया जाता है, बल्कि वह पैसा जो जमा होता है और बढ़ता है और अंततः एक विरासत बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। रोहन इसी मंदिर में आते जाते बड़े हुए थे। उनके पिता उन्हें शनिवार की सुबह लाते थे जब उन्हें खाली कार्यालय में कागजात देखने होते थे। वे उन्हें खाते के विवरण पढ़ना सिखाते थे। हालांकि रोहन तब 8 साल के थे और संख्याओं का आधा भी नहीं समझते थे। वे कहते थे, यह महत्वपूर्ण है बेटा, संख्याएं नहीं, बल्कि यह समझना कि हर संख्या के पीछे एक व्यक्ति है जिसके सपने हैं, डर हैं और जिम्मेदारियां हैं। राजीव शर्मा ने उस बैंक में 25 साल काम किया था, लोगों को उनके चरित्र से मापते हुए, और 10 साल पहले यह विश्वास करते हुए मर गए थे कि जिस संस्थान को उन्होंने अपना करियर समर्पित किया था वह इसी तरह मापता रहेगा। रोहन यह साबित करने के लिए वहां थे कि क्या उनके पिता गलत थे। बेशक कुछ अंतर थे। डेस्क ज्यादा आधुनिक थे, स्क्रीन ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सार वही था। महानगर बैंक अभी भी एक ऐसा संस्थान था जो सेवा से पहले प्रतिष्ठा को दर्शाता था। रोहन लॉबी पार करके डेस्क क्षेत्र की ओर बढ़े। वे मोती के हार वाली एक बुजुर्ग ग्राहक के पास से गुजरे जिसने उन्हें तिरछी नजर से देखा और अपने पर्स को दूसरी तरफ खिसका लिया। एक ऐसा सूक्ष्म हाव भाव जिसे कम चौकस व्यक्ति शायद ही नोटिस कर पाता। वे ग्रे सूट में एक युवा कार्यकारी के पास से गुजरे जिसने उन्हें देखा और फिर दूसरी तरफ मुड़ गया, उस तेजी से जैसे कोई व्यक्ति अपनी देखी हुई चीज से जुड़ा हुआ नहीं दिखना चाहता हो। और तभी संजय मेहरा ने उन्हें रोका। संजय दूसरी मंजिल के कार्यालय से सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के दृढ़ कदमों से जो अपने क्षेत्र के हर इंच को जानता है और जो ठीक ठीक जानता है कि कौन यहां का है और कौन नहीं। वे 52 साल के थे। उनका गहरा रंग का सूट बेदाग था, वाइन रंग की टाई थी जिसकी कीमत शायद रोहन की जैकेट से ज्यादा थी, और उनके ग्रे बाल पूरी तरह से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। उनकी नजर रोहन पर तब पड़ी जब रोहन पहले डेस्क तक पहुंचने में अभी 10 मीटर दूर थे, और उन आंखों में रोहन ने ठीक वही देखा जो वे देखने आए थे। दिखावट के आधार पर तत्काल मूल्यांकन, 2 सेकंड में निष्कर्ष पर पहुंचना, शब्दों के आदान प्रदान से पहले ही निर्णय ले लेना। संजय ने अपने कदम तेज किए। वे रोहन के पास तब तक पहुंच गए जब तक रोहन आगे नहीं बढ़ पाए। क्षमा करें, संजय ने कहा, आवाज जो अभी तक असभ्य नहीं थी लेकिन दयालु भी नहीं थी। एक प्रबंधक की आवाज जो एक स्थिति को संभाल रहा हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? रोहन ने उनकी ओर देखा। मैं एक खाता खोलना चाहता हूं। संजय ने रोहन के कपड़ों को देखा। उन्होंने दागदार जैकेट को देखा। उन्होंने बिना कटी दाढ़ी को देखा। उन्होंने उलझे हुए बालों को देखा। यह प्रक्रिया 3 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो गई, लेकिन रोहन को लगा कि यह उनके मनुष्य के रूप में मूल्य का पूरा मूल्यांकन था जो केवल उनकी दिखावट पर आधारित था। एक खाता, संजय ने दोहराया। हाँ, यही, हाँ। संजय ने इस तरह से सांस ली जिससे लगा कि वह धैर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीमान, इस बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। प्रारंभिक जमा, दस्तावेज, सत्यापन। मैं समझता हूं, रोहन ने कहा। मैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं।
संजय ने उन्हें फिर से देखा, इस बार कम धैर्य के साथ। क्या आपके पास सरकारी पहचान पत्र है? रोहन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। संजय ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, एक ऐसा हावभाव जिसने शायद उनकी इच्छा से ज्यादा यह बता दिया कि वे क्या सोचते थे कि रोहन उस जेब से क्या निकाल सकते थे। रोहन ने एक पुरानी चमड़े की बटुआ निकाली। उन्होंने उसे खोला, पहचान पत्र दिखाया। संजय ने उसे बिना लिए देखा। उन्होंने नाम पढ़ा, रोहन शर्मा, उम्र 34, पता जो संजय को किसी लग्जरी इलाके का नहीं लगा, श्री शर्मा। संजय ने कहा, अब उनकी आवाज में धैर्य का दिखावा नहीं था। मुझे लगता है गलतफहमी है, यह बैंक सबके लिए नहीं है। रोहन ने इंतजार किया, जवाब नहीं दिया, बस इंतजार किया कि संजय वह कहें जो वे स्पष्ट रूप से कहना चाहते थे, लेकिन उसे ऐसे कहने का तरीका ढूंढ रहे थे जिससे वह स्पष्ट भेदभाव न लगे। हमारे मानक हैं, संजय ने जारी रखा, सेवा के मानक जिन्हें एक निश्चित ग्राहक प्रोफाइल की आवश्यकता होती है। प्रोफाइल? रोहन ने पूछा। हाँ, किस आधार पर? संजय ने उन्हें ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिससे लग रहा था कि सवाल अनावश्यक था, क्योंकि दोनों ठीक ठीक जानते थे कि वह किस पर आधारित था। न्यूनतम शेष बनाए रखने की क्षमता के आधार पर जो सेवा लागतों को सही ठहरा सके। संजय ने उस आवाज में कहा जैसे उन्होंने यह वाक्य पहले भी कई बार दोहराया हो। और आपको कैसे पता कि मेरे पास वह क्षमता नहीं है? रोहन ने पूछा। संजय ने शब्दों से जवाब नहीं दिया। उनकी नजर रोहन के कपड़ों पर ही पर्याप्त जवाब थी। तभी विजय कुमार पास आए। विजय बैंक के सुरक्षा प्रमुख थे, 45 साल के, संजय के सूट से ज्यादा साधारण ग्रे सूट पहने हुए। एक ऐसे व्यक्ति की मुद्रा में जिसने 25 साल ऐसे संस्थानों में काम किया था जहां उसका काम बिना ध्यान दिए देखना और केवल तभी कार्रवाई करना था जब आवश्यक हो। जब रोहन दाखिल हुए थे तब वह लॉबी में थे। वह थोड़ी दूरी से आदान प्रदान देख रहे थे और रोहन के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें एक परिचितता का एहसास कराया जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पा रहे थे। श्री मेहरा, विजय ने अपनी पेशेवर आवाज़ में कहा, शायद हम सज्जन ग्राहक की मदद कर सकते हैं। विजय, संजय ने उन्हें बिना देखे बीच में ही रोक दिया। इसमें आपकी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, मैं बस सोच रहा था। आप इसमें सोचते नहीं हैं, संजय ने कहा, इस बार उन्हें देखते हुए एक ऐसे लहजे में जिसने बिना किसी अस्पष्टता के पदानुक्रम स्थापित कर दिया था। इतनी आवाज में कि रोहन सुन सकें, लेकिन इतनी ऊंची नहीं कि डेस्क पर बैठे ग्राहक सुन सकें। आप सुरक्षा संभालते हैं, मैं ग्राहकों को संभालता हूं, समझे? विजय ने एक पल के लिए संजय की आंखों में देखा। उन्होंने इस बैंक में 25 साल काम किया था। जब वे 20 साल के थे तब उन्होंने एक द्वारपाल के रूप में शुरुआत की थी। 8 साल पहले वे सुरक्षा प्रमुख बन गए थे। उसी साल संजय महाप्रबंधक के रूप में आए थे। इन 25 सालों में उन्होंने कई प्रबंधक देखे थे। उन्होंने राजीव शर्मा को एक साधारण वर्दी वाले ग्राहक के साथ भी वही सम्मान देते देखा था जो एक 3 लाख रुपये के सूट वाले ग्राहक को दिया जाता था। उन्होंने अन्य प्रबंधकों को दिखावे के आधार पर सूक्ष्म भेदभाव करते देखा था, लेकिन कभी भी इतना स्पष्ट नहीं देखा था जितना वह अभी देख रहे थे। और उस पुरानी जैकेट वाले आदमी के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पहले भी उसे देखने का एहसास कराया था। हाल ही में नहीं, बैंक में नहीं, बल्कि किसी ऐसे संदर्भ में जिसे उनकी स्मृति अभी तक नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन संजय उनके बॉस थे और विजय को परिवार का पेट पालना था और घर की किस्तें चुकानी थीं, और वे एक ऐसे अजनबी का बचाव करने के लिए अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जिसके पास शायद उस स्तर के बैंक में खाता खोलने के लिए सचमुच पैसे न हो। उन्होंने सिर हिलाया, 3 मीटर दूर वहीं खड़े रहे, लेकिन और हस्तक्षेप नहीं किया। रोहन ने यह नोटिस किया। उन्होंने विजय की मुद्रा में तनाव देखा। उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से नहीं गए थे, बल्कि पास ही खड़े रहे, जैसे कि स्थिति के बिगड़ने का इंतजार कर रहे हों ताकि उनके पेशेवर हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े, और उन्होंने उस जानकारी को बाद के लिए सहेज लिया। संजय ने अपना ध्यान रोहन पर फिर से केंद्रित किया। श्री शर्मा, उन्होंने कहा। अब उनकी आवाज में तीखापन था। मैं आपसे सीधे तौर पर जाने के लिए कह रहा हूं। यह बैंक आपकी जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी जरूरतें? रोहन ने पूछा। आपकी वित्तीय जरूरतें। अन्य संस्थान हैं जो आपकी बेहतर सेवा कर सकते हैं, कम सख्त आवश्यकताओं वाले संस्थान। रोहन ने लॉबी में चारों ओर देखा। मोती के हार वाली बुजुर्ग ग्राहक अब उन्हें खुले तौर पर देख रही थी। उनकी अभिव्यक्ति आधी जिज्ञासा और आधी उस दृश्य के प्रति भय थी जो सामने आ रहा था। यह भय रोहन के लिए नहीं था, बल्कि उस घटना के लिए था जिसे वह देख रही थी। एक ऐसी महिला का भय जो 40 सालों से इस बैंक की वीआईपी ग्राहक थी और जिसने कभी किसी महाप्रबंधक को
अन्य ग्राहकों की उपस्थिति में लॉबी के बीच में किसी को निष्कासित करते नहीं देखा था। उसने अपने पति को देखा था। 5 साल पहले उनकी मृत्यु से पहले राजीव शर्मा द्वारा इसी बैंक में सेवा दी जाती थी। उन्हें राजीव एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद थे जो सभी के साथ समान सम्मान से पेश आता था, जो लोगों को उनके कहे और किए गए कामों से मापता था, न कि उनकी दिखावट से। और अब वह एक ऐसे प्रबंधक को देख रही थी जिसने उस पीढ़ी की जगह ले ली थी। वह किसी को ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह कचरा हो जिसे जगह को प्रदूषित करने से पहले हटाना जरूरी हो। युवा कार्यकारी गायब हो चुका था, शायद अपने कार्यालय में, जहां उसे यह सब देखने की जरूरत नहीं थी। डेस्क 3 पर युवा कर्मचारी स्पष्ट असहजता के साथ देख रही थी और संजय मेहरा उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति की मुद्रा में खड़े थे जो सही काम कर रहा था, जो एक सम्मानित संस्था के मानकों की रक्षा कर रहा था, जो महाप्रबंधक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा था। क्या आप सुनिश्चित हैं? रोहन ने पूछा। उनकी आवाज शांत थी, क्रोध रहित, आक्रोश रहित। बस एक साधारण सवाल, पूरी तरह से सुनिश्चित। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी संसाधित कर रहा हो। मैं समझता हूं, उन्होंने कहा। संजय को राहत मिली कि बातचीत बिना आगे बढ़े समाप्त हो गई, लेकिन रोहन अभी तक नहीं हिले थे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा। संजय ने आह भरी। क्या? आप यहां कब से काम कर रहे हैं? 8 साल से महाप्रबंधक के रूप में। क्या आप राजीव शर्मा को जानते थे? संजय भौहें सिकोड़ लीं। कौन? राजीव शर्मा ने यहां 25 साल तक काम किया, निवेश प्रबंधक थे। 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। संजय ने अपनी याददाश्त खंगाली। नहीं, मैं बाद में आया। आप क्यों पूछ रहे हैं? वे मेरे पिता थे, रोहन ने कहा। संजय ने इस बात को संसाधित किया। एक पल के लिए उनके चेहरे पर असहजता जैसा कुछ दिखा, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए। मुझे आपकी क्षति का खेद है, उन्होंने उस आवाज में कहा जो अभ्यास की हुई लग रही थी। लेकिन इससे वर्तमान स्थिति नहीं बदलती। नहीं, रोहन ने कहा। मुझे लगता है कि नहीं। एक संक्षिप्त मौन। श्री शर्मा, संजय ने कहा। आवाज अब तेज थी, आवाज जो लॉबी में मौजूद लोगों को सुनाने के लिए थी। एक ऐसे अधिकारी की आवाज जो विनती नहीं करता बल्कि सूचना देता है। मैं आपसे आखिरी बार स्वेच्छा से जाने के लिए कहूंगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे आपको सुरक्षा कर्मियों से बाहर निकलवाने के लिए बुलाना होगा। 3 मीटर दूर खड़े विजय ने रोहन को देखा, फिर संजय को देखा, जैसे वह हिसाब लगा रहे हों कि क्या उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए और अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या होगा। रोहन ने 3 और सेकंड के लिए संजय को देखा, फिर उन्होंने उस आवाज में बात की जिसे लॉबी में सभी सुन सकते थे। मेरे जैसे लोग यहां नहीं आते। सवाल लॉबी की हवा में निलंबित रहा, सरल, सीधा, उस लहजे में जो आरोप नहीं था बल्कि वास्तविक जिज्ञासा थी, जैसे रोहन सचमुच पुष्टि करना चाहते थे जो दोनों पहले से ही जानते थे। संजय को जवाब देने में 1 सेकंड लगा, जैसे वह तय कर रहे हों कि पूरी बातचीत के दौरान जो उन्होंने निहित रखा था उसे जोर से पुष्टि करें या नहीं। आप जैसे लोगों को, उन्होंने अंततः कहा, अलग संस्थानों की जरूरत होती है, अलग मानकों वाले। दिखावट पर आधारित मानक, वित्तीय वास्तविकता पर आधारित मानक जो आपने मुझे 10 सेकंड देखकर निर्धारित किए। मेरे पास सटीक मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त अनुभव है। रोहन ने सिर हिलाया, सहमति से नहीं बल्कि एक परिकल्पना की पुष्टि जैसा कुछ था। वे मुड़े और दरवाजे की ओर चलने लगे। संजय ने उन्हें स्पष्ट संतुष्टि के साथ जाते देखा। उन्होंने स्थिति को पेशेवर तरीके से संभाला था, ज्यादा चिल्लाए बिना, हालांकि आवश्यक दृढ़ता के साथ, शारीरिक हिंसा के बिना, हालांकि पूर्ण स्पष्टता के साथ। उन्होंने बैंक के मानकों को बनाए रखा था जिसे वह 8 साल से दक्षता और परिणामों की प्रतिष्ठा के साथ प्रबंधित कर रहे थे। उन्होंने उस संस्थान की छवि की रक्षा की थी जो ऐसे ग्राहकों से जुड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था जो अन्य वीआईपी ग्राहकों द्वारा परसीव्ड स्तर को कम करते थे। ऐसे ग्राहक जो उच्च कमीशन इसलिए देते थे क्योंकि वे एक विशिष्ट माहौल की उम्मीद करते थे। ऐसे तत्वों से मुक्त जो बैंक द्वारा बेची जा रही समृद्धि की छवि से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने ठीक वही किया था जो एक महाप्रबंधक को करना चाहिए था। वे विजय की ओर मुड़े जो अभी भी 3 मीटर दूर खड़े थे, ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसे संजय समझ नहीं पाए। इस तरह मानकों को बनाए रखा जाता है, संजय ने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के लहजे में जो एक शैक्षिक सबक दे रहा हो। यह बैंक सबके लिए नहीं है और मेरे काम का हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि यह स्पष्ट रहे। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक न्यूनतम हावभाव से सिर हिलाया। संजय अपनी संतुष्टि के साथ कुशलता से कर्तव्य पूरा करते हुए, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा,
अपनी सीढ़ियों से वापस अपने कार्यालय गए। रोहन कांच के दरवाजे पर पहुंचे जिस पर सुनहरे अक्षरों में बैंक लिखा था। उन्होंने उसे धकेला। वे दोपहर की धूप में सड़क पर निकल गए। वे 2 ब्लॉक चले जहां उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी। वह कार नहीं जिसे वे आमतौर पर चलाते थे, जो उस साल का एक मर्सिडीज एस क्लास मॉडल था, जिसमें चमड़े का इंटीरियर और एक कंट्रोल स्क्रीन थी, जिसकी कीमत बैंक के एक औसत कर्मचारी के वार्षिक वेतन से ज्यादा थी। वे 2010 की एक पुरानी मारुति स्विफ्ट में आए थे, जिसे उन्होंने 3 दिन पहले नकद में खरीदा था, खसास इसी काम के लिए। वे अंदर बैठे, दरवाजा बंद किया, एक पल के लिए बैठे रहे। उन्होंने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से फोन निकाला। वह कोई पुराना फोन नहीं था, वह एक आईफोन 15 प्रो था, क्योंकि वेश बदलने की भी एक सीमा थी। उन्होंने समय देखा, 11:52 बजे। बैंक में दाखिल होने के बाद से 18 मिनट। केवल उनकी दिखावट के आधार पर मूल्यांकन, न्याय और निष्कासन के 18 मिनट। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया था। 3 महीने पहले वे इसी तरह के कपड़ों में एक 5 सितारा रेस्तरां में गए थे। उन्हें बाथरूम के पास एक कोने की मेज पर बैठाया गया था, वह मेज जिसे वे उन ग्राहकों के लिए आरक्षित रखते थे जिनकी तकनीकी रूप से बुकिंग थी, लेकिन जिन्हें मैत्र ड अन्य मेहमानों की नजरों से दूर रखना पसंद करते थे। उन्होंने मेनू का सबसे महंगा व्यंजन ऑर्डर किया था। उन्होंने चुप्पी में खाया जबकि वेटर उनके साथ आवश्यक न्यूनतम शिष्टाचार के साथ पेश आए, लेकिन वह चौकस सेवा नहीं दी जो वे सूट पहने हुए पड़ोसी मेजों के ग्राहकों को दे रहे थे। उन्होंने 5,000 रुपये की टिप नकद में छोड़ी थी और एक विजिटिंग कार्ड जिस पर लिखा था कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के पाक कला समीक्षक हैं। रेस्तरां ने 2 महीने बाद अपना मिचेलिन स्टार खो दिया था जब उनकी समीक्षा प्रकाशित हुई थी, जिसमें एक ऐसे ग्राहक के अनुभव का वर्णन किया गया था जो प्रतिष्ठान की सौंदर्य संबंधी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता था। उन्होंने यह बदला लेने के लिए नहीं किया था, उन्होंने यह इसलिए किया था क्योंकि उन्हें यह जानना था कि क्या उत्कृष्टता का दावा करने वाले संस्थान अपनी वास्तविक सेवा पर आधारित थे या सही लोगों को सेवा देने की दिखावट पर। अब उन्हें अपने पिता के प्यारे बैंक में भी ऐसा ही जवाब मिला था। फिर उन्होंने कैलेंडर देखा। कल गुरुवार सुबह 10 बजे महानगर बैंक की निदेशक मंडल की बैठक, दोपहर 2 बजे शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के प्रस्ताव पर मतदान। यदि वे हाँ वोट देते हैं, जैसा कि सब कुछ संकेत दे रहा था, क्योंकि प्रस्ताव उदार था और बैंक को पूंजी की जरूरत थी, तो शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 40% से बढ़कर 65% हो जाएगी और रोहन शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के एकमात्र मालिक। हालांकि निदेशक मंडल में अभी तक कोई नहीं जानता था, उस बैंक के बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाएंगे जिसने उन्हें अभी अभी गरीब दिखने के कारण निष्कासित किया था। रोहन मुस्कुराए, खुशी से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की संतुष्टि जैसी कुछ थी जिसने अभी अभी एक प्रयोग पूरा किया था और उसे ठीक वही परिणाम मिला था जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह गलत होगा। उन्होंने अपने सहायक को संदेश लिखा, कल सुबह 10 बजे की बैठक में उपस्थिति की पुष्टि करें। उन्होंने दूसरा संदेश जोड़ा, उन्हें सूचित करें कि मैं शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के नए बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में आऊंगा। तीसरा संदेश, आज सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच की लॉबी कैमरों की रिकॉर्डिंग बैंक सुरक्षा से मांगें। उन्हें बताएं कि यह नए मालिक की समीक्षा के लिए है। उन्होंने तीनों संदेश भेजे, फोन रखा, बैंक की ओर देखा जो 2 ब्लॉक पीछे था। 8 मंजिला इमारत जिसकी पत्थर की दीवार थी, जिसे उन्होंने बचपन में अपने पिता से मिलने जाते समय हजारों बार देखा था। वह इमारत जहां उनके पिता ने 25 साल काम किया था, लोगों को दिखावे के बजाय चरित्र से मापते हुए। वह इमारत जो अब 40% उनकी थी, 6 महीने पहले एक होल्डिंग के माध्यम से की गई खरीद के कारण, जिसे कोई नहीं जानता था कि वह उनकी थी, और जो कल 65% उनकी होगी यदि निदेशक मंडल शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स को अतिरिक्त शेयरों की बिक्री को मंजूरी दे देता, जैसा कि सब कुछ संकेत दे रहा था कि वे मंजूरी देंगे। वह बैंक जहां उन्हें अभी अभी एक भिखारी दिखने के कारण निष्कासित किया गया था, वह बैंक जिसके महाप्रबंधक ने अभी अभी उनके मनुष्य के रूप में मूल्य को एक घिसी पिटी जैकेट और बिना कटी दाढ़ी के आधार पर मापा था, वह बैंक जहां कल जब संजय मेहरा को पता चलेगा कि उन्होंने वास्तव में किसे निष्कासित किया था, तो किसी भी चीज के लिए बहुत देर हो चुकी होगी सिवाय परिणामों के। रोहन ने कार स्टार्ट की और जब वे वापस अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे, एक ऐसे इलाके में जिसे संजय मेहरा कभी अरबपति के पते के रूप में नहीं पहचान पाते क्योंकि वह एक गुमनाम आवासीय टावर में था, लेकिन जिसकी सुरक्षा का खर्च बैंक के वार्षिक सुरक्षा बजट से ज्यादा था, तो उन्होंने कुछ सोचा जो उनके पिता ने 20 साल पहले इसी बैंक में उनसे कहा था।
एक बैंक लोगों को दिखावे से मापता है बेटा, लेकिन जो लोग मायने रखते हैं वे चरित्र से मापते हैं। कल महानगर बैंक को दोनों तरीकों के बीच का अंतर पता चलेगा और पता चलेगा कि उसने गलत मापा था। रोहन शर्मा हमेशा से अरबपति नहीं थे, वे उससे पहले कई चीजें थे। वे एक उच्च मध्यम वर्ग के बैंक प्रबंधक के बेटे थे जो अच्छी जिंदगी जीते थे, लेकिन शानदार तरीके से नहीं। वे आंशिक छात्रवृत्ति पर सिस्टम इंजीनियरिंग के छात्र थे जो दूसरी आधी फीस चुकाने के लिए तकनीकी सहायता में 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करते थे। वे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर थे जिसे छोटे अपार्टमेंट और भोजन के लिए पर्याप्त वेतन मिलता था, लेकिन महत्वपूर्ण बचत के लिए पर्याप्त नहीं था। और 10 साल पहले 6 विनाशकारी महीनों के लिए वे अस्पताल के बिस्तर के बगल में बैठे बेटे थे। अपने पिता को अग्न्याशय के कैंसर से मरते हुए देख रहे थे, जिसे डॉक्टरों ने इतना देर से पता लगाया था कि वे मॉर्फिन देने और इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। राजीव शर्मा की मृत्यु मंगलवार को सुबह 4 बजे एक निजी अस्पताल के कमरे में हुई थी, जिसे उनके बैंक के बीमा ने लगभग पूरी तरह से कवर किया था। वह एक छोटा लेकिन साफ कमरा था जो तीसरी मंजिल पर था, जिसमें एक खिड़की थी जो पार्किंग की ओर खुलती थी और सुबह की ग्रे रोशनी को अंदर आने देती थी, जिसे कोई नहीं देखना चाहता। रोहन पिछले 72 घंटे से वहीं थे। नर्सों द्वारा लाए गए रिक्लाइनर कुर्सी पर सो रहे थे। अस्पताल की कैंटीन से जो मिल जाता था वह खा रहे थे। अपने पिता को जीवन भर एक मजबूत आदमी से एक नाजुक शरीर में बदलते हुए देख रहे थे, जो मशीनों से जुड़ा था, जो नियमित आवाजें निकालती थीं, जो बचे हुए समय को चिह्नित करती थीं। उन्होंने उन 72 घंटों में बहुत बातें की थीं। राजीव के जीवन के बारे में, एक छोटे से गांव में उनके बचपन के बारे में जहां वे बिना पैसे के बड़े हुए थे, 18 साल की उम्र में 500 रुपये जेब में और कुछ बनने के सपने के साथ शहर आने के बारे में, बैंक में मैसेंजर के रूप में उनकी पहली नौकरी के बारे में, 25 साल में धीरे धीरे लेकिन लगातार निवेश प्रबंधक के पद तक बढ़ने के बारे में। हर कदम पर उन्हें कैसे याद रहा कि बैंक में इस डर से दाखिल होने पर कैसा महसूस होता था कि उन्हें आंका जाएगा। उनकी अंतिम सुसंगत बातें अंतिम चेतना खोने से 36 घंटे पहले कही गई थीं। रोहन के लिए थीं, प्यार के बारे में नहीं, हालांकि प्यार निहित था। गर्व के बारे में नहीं, हालांकि गर्व भी वहां था, बल्कि एक सबक के बारे में था जो उन्होंने सीखा था और जिसे वे देर होने से पहले अपने बेटे को देना चाहते थे। पैसा तुम्हें यह भूलने मत देना कि बिना पैसे के कैसा महसूस होता है। रोहन तब 24 साल के थे, ने सिर हिलाया था, पूरी तरह से यह समझे बिना कि उनके पिता का क्या मतलब था। राजीव के पास पैसा था, बैंक के अधिकारियों के मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त था। अपना घर, हर 5 साल में नई कार, वार्षिक छुट्टियां, एकमात्र बेटे के लिए निजी विश्वविद्यालय। पिताजी, रोहन ने कहा था, आपके पास तो पैसे हैं। अब हैं, राजीव ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में जवाब दिया था, लेकिन मैं बिना पैसे के बड़ा हुआ और मैं कभी नहीं भूला कि उस जगह में दाखिल होना कैसा महसूस होता है जहां तुम्हें 2 सेकंड में मापा जाता है और तय किया जाता है कि तुम उनके समय के लायक नहीं हो। सांस लेने के लिए एक ठहराव। इसीलिए मैं बैंक में इस एंडीएस्ट गरी की तरह काम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो दाखिल हो वह जाने कि उसका मूल्य उसके खाते में नहीं है बल्कि उसके चरित्र में है। उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें फिर से प्रयास करके खोला। मुझसे कुछ वादा करो, कुछ भी। अगर कभी तुम्हारे पास सचमुच पैसे हों, उस तरह के पैसे जो यह बदल देते हैं कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तो कभी मत भूलना कि दूसरी तरफ होना कैसा महसूस होता है। रोहन ने वादा किया था और 36 घंटे बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और रोहन को 1 लाख रुपये की मामूली विरासत मिली, साथ ही घर जिसे उन्होंने 2 लाख रुपये में और बेचा, और एक वादा जो उन्होंने यह जाने बिना किया था कि 10 साल बाद उनके पास अपने पिता के पूरे जीवन में कमाई से ज्यादा पैसे होंगे। उस रात बैंक से निकलने के बाद रोहन 22 मंजिला आवासीय टावर में अपने अपार्टमेंट पहुंचे। एक ऐसा क्षेत्र जो बाहर से शानदार नहीं लगता था, लेकिन जिसकी 3 स्तरीय सुरक्षा थी और जहां के निवासियों में 2 पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी, एक टेलीनोवेला अभिनेत्री और 3 उद्यमी थे जिनकी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं। उनका अपार्टमेंट सबसे ऊपरी मंजिल का पेंट हाउस था। उन्होंने इसे 2 साल पहले करीब 25 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसमें शहर का 360 डिग्री का नजारा था। एक रसोई घर जिसका वे कभी इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि वे बाहर खाते थे या डिलीवरी ऑर्डर करते थे, और एक कार्यालय जहां वे अपनी कंपनी के कार्यालयों में न होने पर अपना अधिकांश समय बिताते थे। उन्होंने अपनी पुरानी भूरी जैकेट उतारी, उसे प्रवेश द्वार के पास कोट हैंगर पर छोड़ दिया। उस जैकेट के बगल में डिजाइनर सूट के 5 सेट लटके थे जिनकी कीमत
2 से 5 लाख रुपये के बीच थी। यह विरोधाभास जानबूझकर था। उन्हें यह दृश्यमान रखना पसंद था, एक याद दिलाने के रूप में कि कपड़े व्यक्ति को परिभाषित नहीं करते, भले ही दुनिया इस बात पर जोर देती रहे। वे कार्यालय गए, लैपटॉप खोला। उनके सहायक से 3 ईमेल थे। पहला, कल सुबह 10 बजे के लिए बैठक की पुष्टि। निदेशक मंडल के अध्यक्ष शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के प्रतिनिधि के रूप में आपकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। दूसरा, सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग का अनुरोध किया गया। बैंक सुरक्षा विभाग अनुरोध का कारण पूछता है। मैंने उन्हें बताया कि यह नए मालिक की समीक्षा के लिए है। वे पुष्टि करते हैं कि वे कल तक फाइल तैयार रखेंगे। तीसरा, संजय मेहरा की पूरी जांच अलग दस्तावेज में संलग्न है। रोहन ने संलग्न दस्तावेज खोला। संजय मेहरा 52 साल के, महानगर बैंक के महाप्रबंधक 8 साल से, उससे पहले 6 साल तक दूसरे बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक, उससे 4 साल पहले शाखा पर्यवेक्षक, शिक्षा दूसरी श्रेणी के एक निजी विश्वविद्यालय से, व्यवसाय प्रशासन में स्नातक, रात के कार्यक्रम से वित्त में परास्नातक। रिकॉर्ड साफ, कोई घोटाला नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं। उनके प्रबंधन के आंकड़े। उनके 8 साल के दौरान बैंक की संपत्ति में 20% की वृद्धि हुई थी। उन्होंने परिचालन लागत में 15% की कमी की थी। उन्होंने लाभ मार्जिन में 12% की वृद्धि की थी। कागज पर संजय मेहरा एक अनुकरणीय प्रबंधक थे। इसमें एक अतिरिक्त खंड था जिसे रोहन के सहायक ने आंतरिक स्रोतों से अतिरिक्त जानकारी नोट के साथ जोड़ा था। रोहन ने पढ़ा। कर्मचारियों ने संजय को पेशेवर लेकिन दूर के रूप में वर्णित किया। कई ने उल्लेख किया कि वे बैंक की छवि के प्रति जुनूनी थे और उन्होंने कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड और ग्राहक मानकों को लागू किया था जो मैनुअल में लिखे नहीं थे, लेकिन जिन्हें सभी समझते थे। बैंक उन ग्राहकों को पसंद करता था जो समृद्ध दिखते थे। एक ग्राहक सेवा कर्मचारी का एक किस्सा था जिसे संजय ने 6 महीने पहले पेंट की गंध वाले काम के कपड़े पहने एक ग्राहक की सेवा करने के लिए फटकार लगाई थी। संजय ने उससे कहा था, आप उसे तेज काउंटर पर भेज सकती थीं बजाय उसे डेस्क पर लाने के जहां अन्य ग्राहक उसे देखते हैं। कर्मचारी ने विरोध किया था कि ग्राहक का वैध बचत खाता था और उसे निवेश में मदद की जरूरत थी। संजय ने जवाब दिया था, मदद करने के तरीके हैं ताकि अन्य ग्राहकों को इंतजार करते समय पेंट की गंध न लेनी पड़े। कर्मचारी ने मानव संसाधन विभाग में शिकायत दर्ज की थी। मानव संसाधन विभाग ने बिना किसी कार्रवाई के शिकायत दर्ज कर ली थी क्योंकि महाप्रबंधक को सेवा मानकों पर विवेक होता है। एक और किस्सा था एक सुरक्षा गार्ड का जिसे बैंक के सामने सीढ़ियों पर बैठे बेघर लोगों को वहां से हटने के लिए नहीं कहने पर निकाल दिया गया था। संजय ने कहा था, ग्राहकों को बैंक में प्रवेश करते समय यह नहीं दिखना चाहिए। बैंक की छवि बनाए रखना आपका काम है। गार्ड ने तर्क दिया था कि व्यक्ति कुछ भी अवैध नहीं कर रहा था, बस आराम कर रहा था। संजय, मुझे परवाह नहीं कि यह कानूनी है या नहीं, मुझे परवाह है कि हमारे ग्राहक क्या देखते हैं। गार्ड को 2 सप्ताह बाद कम प्रदर्शन के लिए निकाल दिया गया था, हालांकि उसके प्रदर्शन मूल्यांकन पिछले 3 सालों से संतोषजनक थे। तीसरा किस्सा था, यह हाल का था। संजय ने एक छोटे उद्यमी के क्रेडिट आवेदन को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि आपका व्यवसाय उस ग्राहक प्रोफाइल को नहीं दर्शाता है जिसे बैंक ढूंढ रहा है। वह व्यवसाय एक यांत्रिक कार्यशाला था। वित्तीय स्थिति ठीक थी, आय स्थिर थी, लेकिन संजय ने एक आंतरिक बैठक में कहा था, मैं नहीं चाहता कि हमारा क्षण पोर्टफोलियो कार्यशालाओं और लॉन्ड्री से भरा हो। मैं ऐसी कंपनियां चाहता हूं जिनका उल्लेख रिपोर्टों में करने पर अच्छा लगे। कुछ भी अवैध नहीं, कुछ भी जो बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करता हो। बस एक ऐसे व्यक्ति का लगातार पैटर्न था जिसने लोगों के मूल्य को उनकी दिखावट से मापा और एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो इस दर्शन को दर्शाती थी। रोहन ने दस्तावेज बंद किया। उन्होंने अपने पिता राजीव शर्मा के बारे में सोचा, जिन्होंने उसी बैंक में 25 साल तक विपरीत दर्शन के साथ काम किया था, जिन्होंने साधारण वर्दी वाले ग्राहकों के साथ भी वही सम्मान दिया था जो सूट वाले ग्राहकों को दिया जाता था, जिन्होंने रोहन को सिखाया था कि लोग अपने चरित्र से मूल्यवान होते हैं, न कि अपनी दिखावट से। और उन्होंने सोचा कि अगर राजीव जीवित होते और देखते कि संजय मेहरा के प्रबंधन में बैंक क्या बन गया था, तो उन्हें धोखा महसूस होता। रोहन का फोन बजा, अज्ञात नंबर। उन्होंने उठाया। श्री शर्मा, एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज, उस लहजे के साथ जिसने कई सालों तक सेवा क्षेत्र में काम किया था। हाँ, क्षमा करें कि मैं इस समय फोन कर रहा हूं। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं महानगर बैंक में सुरक्षा विभाग में काम करता हूं। रोहन कुर्सी में सीधे बैठ गए। मुझे याद है, आप आज वहां थे।
हाँ, एक संक्षिप्त ठहराव। मैंने मदद करने की कोशिश की। मुझे खेद है, मेरे बॉस। खैर, आपने देखा क्या हुआ? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने सिस्टम विभाग में एक संपर्क से रोहन शर्मा को डेटाबेस में खोजने के लिए कहा। उसे आपका नंबर शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के संपर्क के रूप में पंजीकृत मिला, वही कंपनी जो बैंक के शेयर खरीद रही है। रोहन कुछ नहीं बोले, इंतजार किया। मैं आपके पिता को जानता था, विजय ने कहा। आवाज में पुरानी यादों का वजन था, ऐसी चीजों का जो तब मायने रखती थीं और अब भी मायने रखती हैं, भले ही दुनिया आगे बढ़ गई हो। राजीव शर्मा। मैंने उनके साथ 17 साल काम किया था, 1997 से 2014 तक। उनकी मृत्यु से पहले वे एक अच्छे आदमी थे। एक संक्षिप्त ठहराव, जहां विजय यह तय कर रहे थे कि कितना साझा करना है। उन्होंने मेरी मदद की जब मेरी बेटी बीमार थी और मुझे इलाज के लिए ऋण की जरूरत थी। उन्होंने जारी रखा। वह 8 साल की थी, ल्यूकेमिया था। बीमा ने कुछ हिस्सा कवर किया, लेकिन सब कुछ नहीं। मुझे 50,000 रुपये की जरूरत थी। मैं सुरक्षा गार्ड की तनख्वाह कमाता था। कोई भी बैंक मुझे इतनी राशि उधार नहीं देगा। रोहन ने बिना बाधा डाले सुना। आपके पिता ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कितने की जरूरत है। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, हम इसे बैंक की गारंटी के साथ व्यक्तिगत ऋण के रूप में संसाधित करेंगे। तरजीही दर 10 साल में चुकाने के लिए उन्होंने इसे 2 दिनों में संसाधित कर दिया, जब आमतौर पर इसमें 2 सप्ताह लगते थे। मेरी बेटी का इलाज हो गया। वह आज जीवित है। वह 18 साल की है। वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मुझे यह नहीं पता था, रोहन ने कहा, अपने पिता की कहानियों के वजन को महसूस करते हुए, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं जाना था, क्योंकि राजीव ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने अच्छे कामों के बारे में बात करते थे। अच्छे लोगों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता, विजय ने कहा। यह केवल तभी पता चलता है जब वे अब नहीं होते। आपके पिता की मृत्यु के बाद बैंक बदल गया। तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो नए प्रबंधक आए, उनकी अलग प्राथमिकताएं थीं। ठहराव, मैंने आज आपको बैंक में देखते ही पहचान लिया था। तुरंत नहीं, लेकिन जब आपने अपने पिता का नाम लिया। पुरानी फाइलों में एक तस्वीर है, राजीव अपने बेटे के साथ बैंक के एक कार्यक्रम में करीब 20 साल पहले। आप तस्वीर में किशोर थे, लेकिन चेहरा वही है। आप क्यों फोन कर रहे हैं? रोहन ने पूछा। क्योंकि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। संजय मेहरा के साथ आज जो हुआ वह पहली बार नहीं है, यह एकमात्र बार नहीं है। यह उनका काम करने का तरीका है, यह उनका दर्शन है। विजय ने गहरी सांस ली। और मुझे आपको यह बताने की जरूरत है कि बैंक में हर कोई ऐसा नहीं सोचता। हम में से कुछ को याद है कि पहले कैसा था जब राजीव वहां काम करते थे, जब बैंक लोगों को अलग तरह से मापता था। आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल निदेशक मंडल की बैठक है, और क्योंकि अगर शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाती है तो बदलाव होंगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बैंक में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वे बदलाव हों, जो चाहते हैं कि हम फिर से वही बने जो हम थे। रोहन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। सुरक्षा में आपके जैसे कितने लोग सोचते हैं? 5 में से 3। ग्राहक सेवा में शायद आधा, मध्य प्रबंधन में कम। संजय ने अधिकांश मध्य प्रबंधकों को काम पर रखा था। वे उनके प्रति वफादार हैं। और आप उनके प्रति वफादार क्यों नहीं हैं? मैं बैंक के प्रति वफादार हूं, न कि उस व्यक्ति के प्रति जो इसे प्रबंधित करता है। ठहराव, और मैं आपके पिता जैसे उन पुरुषों की याद के प्रति वफादार हूं जिन्होंने उन सिद्धांतों के साथ इस बैंक का निर्माण किया था जिनकी कीमत थी। रोहन ने अपने सीने में कुछ महसूस किया जो उन्होंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। यह कृतज्ञता थी जो मान्यता के साथ मिश्रित थी। कृतज्ञता कि किसी ने उनके पिता को इस तरह याद किया जो मायने रखता था। मान्यता कि आज का प्रयोग केवल एक बात साबित करने के लिए नहीं था, बल्कि उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे बदलने की जरूरत थी। फोन करने के लिए धन्यवाद, रोहन ने कहा। कल क्या होगा? विजय ने पूछा। कल शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाएगा। अगर बोर्ड बिक्री को मंजूरी देता है, जो वे देंगे क्योंकि प्रस्ताव अच्छा है, और उसके बाद बदलाव होंगे। किस तरह के बदलाव? रोहन ने सोचा कि कैसे जवाब दें। उस व्यक्ति को कितना बताएं जिसे वे अभी अभी मिले थे, लेकिन जिसने उनके पिता के साथ काम किया था और जिसकी वफादारी स्पष्ट रूप से उसकी तनख्वाह से ज्यादा बड़ी चीज के प्रति थी। ऐसे बदलाव जो मेरे पिता को गर्व महसूस कराएंगे, उन्होंने अंततः कहा। दूसरी तरफ चुप्पी थी। फिर मुझे बस यही सुनना था। उन्होंने फोन काट दिया। रोहन शहर की रोशनी से चमकती हुई खिड़की के नजारे वाले कार्यालय में बैठे रहे। देर रात तक काम कर रहे लोगों के साथ खुली हुई कार्यालय की इमारतें,
सड़कों पर कारें अनुमानित पैटर्न में चलती थीं। शहर का सामान्य जीवन जिसे पता नहीं था कि कल कुछ लोगों के लिए कुछ बदल जाएगा, हालांकि अधिकांश के लिए सब कुछ वैसा ही रहेगा। उन्होंने आज के प्रयोग के बारे में सोचा, बैंक में बिताए 18 मिनट के बारे में, संजय मेहरा के चेहरे के बारे में जब उन्होंने उनका मूल्यांकन किया और तय किया कि वे उनके समय के लायक नहीं हैं, संजय की आवाज के बारे में जब उन्होंने कहा, आप जैसे लोगों को अलग संस्थानों की जरूरत होती है। उन्होंने मोती के हार वाली बुजुर्ग ग्राहक के बारे में सोचा जिसने भयभीत होकर देखा था, विजय के बारे में जिसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, डेस्क पर बैठी युवा कर्मचारी के बारे में जिसने सब कुछ असहजता के साथ देखा था। और उन्होंने सोचा कि कल वे सभी लोग जानेंगे कि संजय ने वास्तव में किसे निष्कासित किया था। कुछ लोग खुद को मान्यता प्राप्त महसूस करेंगे, कुछ असहज महसूस करेंगे, संजय भयभीत महसूस करेंगे, क्योंकि जब आपके पास वास्तविक शक्ति होती है, उस तरह की शक्ति जो एक संस्था के मालिक होने से आती है, न कि केवल उसके कर्मचारी होने से, तो जो शब्द आपने तब कहे थे जब आपको लगा था कि आप एक शक्तिहीन व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वे इस बात का सबूत बन जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और संजय मेहरा ने ठीक वही उजागर किया था कि वे कौन थे। रोहन ने डेस्क का दराज खोला, उसमें से एक फोल्डर निकाला जिसे उन्होंने 6 महीने से वहां रखा था। अंदर शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के माध्यम से महानगर बैंक के 40% की खरीद के दस्तावेज थे। उन्होंने उन शेयरों को निवेश के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि याद के लिए खरीदा था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि जिस बैंक में उनके पिता ने 25 साल काम किया था वह वित्तीय समस्याओं में था, क्योंकि वे उसे बचाना चाहते थे, भले ही कोई नहीं जानता था कि वह उसे बचा रहे थे, और क्योंकि वे किसी स्तर पर, जिसे उन्होंने आज तक खुद भी स्वीकार नहीं किया था, यह साबित करना चाहते थे कि क्या बैंक अभी भी उन सिद्धांतों पर काम कर रहा था जिन्हें उनके पिता ने महत्व दिया था। आज उन्हें जवाब मिल गया था, नहीं, बैंक बदल गया था। यह ऐसी जगह बन गया था जहां दिखावट चरित्र से ज्यादा मायने रखती थी, जहां दक्षता को लाभ मार्जिन से मापा जाता था, न कि प्रभावित हुए जीवन से, जहां महाप्रबंधक लोगों को पर्याप्त समृद्ध न दिखने के कारण निष्कासित करता था। कल वह बदल जाएगा, तुरंत नहीं, किसी भाषण या नई नीति से नहीं, लेकिन यह बदल जाएगा क्योंकि रोहन के पास इसे बदलने की शक्ति होगी, और क्योंकि उनके पिता की याद का सम्मान करने के लिए शेयरों को खरीदने से ज्यादा की जरूरत थी। इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि बैंक फिर से वही बने जो वह था, एक ऐसी जगह जहां लोगों को उनके चरित्र से मापा जाता था। रोहन ने फोल्डर वापस रखा, लैपटॉप बंद किया, कमरे में गए, किंग साइज बिस्तर पर मिस्र के कपास की चादरों पर लेट गए, जिनकी कीमत 50,000 रुपए थी और जो उन्हें हर बार जब वे उनके बारे में सोचते थे तो बेतुकी रूप से महंगी लगती थीं। लेकिन उनके सहायक ने उन्हें खरीदने पर जोर दिया था, क्योंकि इसी तरह उनकी स्थिति के लोग रहते हैं। उन्होंने छत की ओर देखा, जहां शहर की रोशनी फर्श से छत तक की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, ऐसी छत जहां पर्दे नहीं थे, क्योंकि वे 22वीं मंजिल पर रहते थे और कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। उन्होंने डिजाइनर सूट के बगल में कोट हैंगर पर लटकी हुई पुरानी भूरी जैकेट के बारे में सोचा। उन्होंने उस वादे के बारे में सोचा जो उन्होंने 10 साल पहले अपने पिता से अस्पताल के कमरे में सुबह की ग्रे रोशनी में किया था, जिसे कोई नहीं देखना चाहता। राजीव का कमजोर हाथ उनके हाथ में, उस आवाज में जिसे वे बमुश्किल सुन पाते थे, लेकिन जिसमें अंतिम इच्छा का वजन था। पैसा तुम्हें यह भूलने मत देना कि बिना पैसे के कैसा महसूस होता है। वे इसे भूले नहीं थे। उन्होंने एक फाइनटेक कंपनी का निर्माण ठीक इसलिए किया था क्योंकि उन्हें याद था, क्योंकि वे निवेश तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे, जिसे पारंपरिक बैंक उच्च शेष वाले ग्राहकों के लिए आरक्षित रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को विजय जैसे लोगों की मदद करते देखा था और जानते थे कि बैंकिंग प्रणाली को ऐसा व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, न कि केवल तब जब कोई दिलवाला प्रबंधक नियमों से हटकर काम करे। उन्होंने आज जैसे प्रयोग ठीक इसलिए किए थे क्योंकि उन्हें याद था, क्योंकि उन्हें यह साबित करने की जरूरत थी कि क्या संस्थाएं उन मूल्यों का दावा करती थीं जो वे वास्तव में रखती थीं, या क्या वे उन्हें केवल मार्केटिंग सामग्री में इस्तेमाल करती थीं। और कल दुनिया को पता चलेगा कि जिस भिखारी को उन्होंने निष्कासित किया था उसे पूरी तरह से याद था कि दूसरी तरफ होना कैसा महसूस होता है। उसे मकराना मार्बल की लॉबी में उन 18 मिनटों का हर सेकंड याद था, जिसका मूल्यांकन किया गया था, न्याय किया गया था और खारिज कर दिया गया था, केवल उसकी दिखावट के आधार पर। और अब उसके पास इसके बारे में कुछ करने की शक्ति थी। बदला नहीं, उनके पिता बदला नहीं चाहते थे, लेकिन न्याय और बदलाव, और एक ऐसा बैंक जो फिर से वही बने जो राजीव शर्मा के काम करने के समय था, वह जरूर चाहते थे। विजय कुमार उस रात अच्छी तरह से सो नहीं पाए।
वे अपने 2 कमरों के अपार्टमेंट के छोटे से बिस्तर पर जागते रहे, जो मजदूर वर्ग के इलाके में था। बैंक से सार्वजनिक परिवहन से 40 मिनट की दूरी पर छत पर उन दरारों को देखते हुए जिन्हें वे 2 साल से ठीक करने का वादा कर रहे थे, और उस बातचीत के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने रोहन शर्मा के साथ की थी, और इसका कल के लिए क्या मतलब था। उनकी पत्नी सुनीता उनके बगल में सो रही थी। उसकी नियमित सांसें बताती थीं कि उसने नर्सिंग में डबल शिफ्ट काम किया था और सब कुछ के बावजूद गहरी नींद में सोने का सौभाग्य प्राप्त था। उनकी बेटी अंजलि गलियारे के अंत में कमरे में थी, शायद अभी भी एनाटॉमी परीक्षा के लिए जागकर पढ़ रही थी, क्योंकि वह उस समर्पण के साथ मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी जो जानता था कि जीवन एक उपहार था जो उसे लगभग नहीं मिला था। विजय ने किसी से सलाह लिए बिना, संजय की अनुमति के बिना, मानव संसाधन विभाग की मंजूरी के बिना रोहन शर्मा को फोन किया था। यह लॉबी में चेहरे को पहचानने और यह महसूस करने के आधार पर एक आवेगपूर्ण निर्णय था कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला था, और उनके पास इसमें शामिल होने का एक छोटा सा अवसर था। रात 2 बजे उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने सही किया था, या क्या उन्होंने अभी अभी उस नौकरी को खतरे में डाल दिया था जिसकी उन्हें घर चलाने और बेटी की विश्वविद्यालय की फीस भरने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत थी कि उनकी पत्नी को 2 की बजाय 3 शिफ्ट काम न करना पड़े। लेकिन रोहन की आवाज में कुछ ऐसा था जब उन्होंने कहा था, बदलाव जो मेरे पिता को गर्व महसूस कराएंगे, जिसने उन्हें आशा दी थी जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं की थी। यह आशा थी कि बैंक फिर से वही बन सकता है जो वह था। वे सुबह 5 बजे बिस्तर से उठे। सुनीता जाग गई। क्या हुआ? उन्होंने बुदबुदाया। कुछ नहीं, वापस सो जाओ, आप चिंतित हैं, मैं आपको जानती हूं। विजय बिस्तर के किनारे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा जो उनके साथ 26 साल से थी, जिसने उनका साथ तब दिया था जब वे द्वारपाल के रूप में न्यूनतम वेतन कमाते थे, जिसने उनके साथ रोया था जब अंजलि को बीमारी का पता चला था, जिसने तब जश्न मनाया था जब राजीव शर्मा के क्षण से उन्हें इलाज का खर्च उठाने में मदद मिली थी। आज बैंक में निदेशक मंडल की बैठक है, उन्होंने कहा। वे एक नई कंपनी शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स को शेयरों की बिक्री को मंजूरी देंगे। मालिक राजीव शर्मा का बेटा है। सुनीता और ज्यादा जाग गई। वह प्रबंधक जिसने अंजलि की मदद की थी। हाँ, और यह अच्छा है या बुरा, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बदल जाएंगी। सुनीता ने उन आंखों से उन्हें देखा जिन्होंने जीवन में यह जानने के लिए काफी देखा था कि बदलाव कब जरूरी होता है, भले ही वह असहज हो। आपने क्या किया? उन्होंने पूछा। मैंने उसे कल रात फोन किया। मैंने उसे बैंक के बारे में बताया, संजय के काम करने के तरीके के बारे में। क्यों? क्योंकि किसी को तो करना था। सुनीता ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं कि मंजूरी से, बल्कि यह स्वीकार करते हुए कि उनके पति ऐसे व्यक्ति थे जो वह करते थे जो उन्हें सही लगता था, भले ही वह सुविधाजनक न हो। आप इसके लिए अपनी नौकरी खो सकते हैं, शायद। और फिर भी आपने फोन किया? हाँ। सुनीता बैठ गई। विजय का हाथ पकड़ लिया। तो हो गया, और आज जो होगा वह होगा। लेकिन आपने सही किया। विजय ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। मुझे उम्मीद है। सुबह 8 बजे विजय 2 अलग अलग बसों से 42 मिनट की यात्रा के बाद बैंक पहुंचे। वे इमारत के पीछे कर्मचारी प्रवेश द्वार से दाखिल हुए। एक ग्रे धातु का दरवाजा जो केवल एक्सेस कार्ड से खुलता था और एक संकीर्ण गलियारे में जाता था जिसमें औद्योगिक क्लीनर की गंध आती थी और फ्लोरोसेंट लाइट हर 3 सेकंड में झिलमिलाती थी। उन्होंने एक्सेस कार्ड स्वाइप किया। रीडर से हरी बीप की आवाज आई। दरवाजा धातु की आवाज के साथ खुल गया। वे कर्मचारी लिफ्ट के बजाय सर्विस सीढ़ियों से ऊपर गए, क्योंकि इस समय सीढ़ियां तेज थीं और उन्हें चलने की जरूरत थी। उन्हें सुबह 2 बजे से बनी घबराहट वाली ऊर्जा के साथ कुछ करने की जरूरत थी। वे दूसरी मंजिल पर सुरक्षा कार्यालय में पहुंचे। एक छोटा सा कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं थीं। दीवार पर 6 मॉनिटर लगे थे जो पूरी इमारत के कैमरों के दृश्य दिखाते थे। धातु का डेस्क जिसमें एक पुराना कंप्यूटर था, एक कुर्सी जो चरमराती थी, एक कॉफी मेकर जो ऐसा कॉफी बनाता था जिसका स्वाद गंदे पानी जैसा था, लेकिन जो जगाए रखने का काम करता था। रात की शिफ्ट का गार्ड रमेश सिंह कंप्यूटर पर रिपोर्ट पूरी कर रहा था। 50 साल का आदमी जिसकी वर्दी थोड़ी तंग थी और जिसमें स्पष्ट थकान थी, जिसने 8 घंटे तक मॉनिटर देखे थे जहां कभी कुछ नहीं होता था। शांत रात, उन्होंने कहा। बस सफाई और सिस्टम तकनीशियन जो आज सुबह 6 बजे बोर्ड रूम को बैठक के लिए तैयार करने आया था। बोर्ड रूम तैयार है? हाँ। प्रोजेक्टर, कुर्सियां, पानी, सब कुछ 10 बजे के लिए तैयार। विजय ने सिर हिलाया। उन्होंने उस मॉनिटर को देखा जो तीसरी मंजिल पर खाली बोर्ड रूम दिखा रहा था। गहरे रंग की लकड़ी की लंबी मेज, 12 कुर्सियां,
सड़क का नजारा दिखाने वाली खिड़कियां। उस कमरे में 2 घंटे में निदेशक मंडल शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स को शेयरों की बिक्री पर मतदान करेगा और रोहन शर्मा उस बैंक के नए बहुसंख्यक मालिक के रूप में दाखिल होंगे जिसने उन्हें एक दिन पहले निष्कासित किया था। विजय ने सोचा कि क्या उन्हें संजय को चेतावनी देनी चाहिए, क्या उन्हें बताना चाहिए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कल निष्कासित किया था वह राजीव शर्मा का बेटा और नया मुख्य शेयर धारक था। क्या उन्हें तैयारी करने का या कम से कम पूरी तरह से आश्चर्यचकित न होने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने तय किया कि नहीं। संजय ने दिखावट के आधार पर रोहन को निष्कासित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने वह निर्णय आत्मविश्वास और अधिकार के साथ लिया था। अब वे उसी तरह उस निर्णय के परिणामों का सामना करेंगे, बिना चेतावनी के, बिना तैयारी के, यह पता चलने के पूर्ण आश्चर्य के साथ कि उन्होंने गलत मूल्यांकन किया था। यह उचित लगा। सुबह 9:30 बजे निदेशक मंडल के सदस्य आने लगे। विजय ने उन्हें मॉनिटर पर देखा। कुल 60 साल की उम्र के 3 पुरुष रूढ़िवादी सूट पहने हुए, 50 साल की उम्र की 2 महिलाएं बिजनेस ड्रेस में, 2 युवा पुरुष 40 साल की उम्र के ऐसे कार्यकारी दिख रहे थे जो तेजी से आगे बढ़े थे। संजय 9:40 बजे पहुंचे। गहरा ग्रे सूट, नीली टाई, चमड़े का पोर्टफोलियो जिसमें शायद बैंक के प्रदर्शन पर एक प्रस्तुति तैयार थी। विजय ने उन्हें मॉनिटर पर लॉबी पार करके सीढ़ियों की ओर जाते देखा। उन्होंने देखा कि संजय कर्मचारियों को सिर हिलाकर अभिवादन करते थे लेकिन रुके नहीं। उन्होंने देखा कि वे एक ऐसे व्यक्ति के कदम से सीढ़ियां चढ़ रहे थे जो एक महत्वपूर्ण लेकिन नियमित बैठक में जा रहा हो। संजय कुछ नहीं जानते थे। 9:55 बजे विजय को रिसेप्शन से फोन आया। एक सज्जन यहां हैं जो कहते हैं कि वे निदेशक मंडल की बैठक के लिए आए हैं। नाम रोहन शर्मा है। वे शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजय ने अपनी नब्ज तेज होती महसूस की। यह वह क्षण था जिस व्यक्ति को उन्होंने कल निष्कासित किया था वह लौट रहा था। राजीव शर्मा का बेटा अपने पिता के प्यारे बैंक में दाखिल हो रहा था और सब कुछ ऐसे तरीकों से बदलने वाला था जिसे विजय महसूस कर सकते थे लेकिन पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। उसे अंदर आने दो, मैं नीचे लेने आ रहा हूं। क्या आप सुनिश्चित हैं? वह औपचारिक मेहमानों की सूची में नहीं है। प्रोटोकॉल कहता है कि मुझे पुष्टि की जरूरत है। मैं सुनिश्चित हूं। वह शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स का प्रतिनिधि है, वही कंपनी जो आज शेयर खरीदने वाली है। निदेशक मंडल उसका इंतजार कर रहा है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। दूसरी तरफ एक ठहराव था। फिर समझ गया। विजय ने फोन काटा, खड़े हो गए, अपनी वर्दी ठीक की। हालांकि उसमें कोई सिलवट नहीं थी। यह एक ऐसे आदमी का घबराया हुआ हावभाव था जो कुछ ऐसा करने वाला था जो उसके जीवन को बदल सकता था या पेशेवर रूप से समाप्त कर सकता था और जिसे अभी तक पता नहीं था कि दोनों में से क्या होगा। वे कार्यालय से बाहर निकले, सर्विस सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके कदम कंक्रीट पर गूंज रहे थे। वे उस दरवाजे पर पहुंचे जो कर्मचारी क्षेत्र को मुख्य लॉबी से अलग करता था। उन्होंने उसे धकेला। लॉबी में दाखिल हुए। रोहन शर्मा वहां थे, लेकिन वे कल की पुरानी जैकेट और बिना कटी दाढ़ी वाले रोहन नहीं थे। वे एक अलग आदमी थे। हालांकि वही व्यक्ति थे। बेदाग गहरा सूट जिसकी कीमत शायद उतनी थी जितनी विजय 1 महीने में कमाते थे। सफेद शर्ट, ग्रे टाई, कंघी किए हुए बाल, पेशेवर रूप से कटी हुई दाढ़ी, इतालवी चमड़े का पोर्टफोलियो। वे ठीक वैसे ही दिखते थे जैसे वे थे। 34 साल के अरबपति जिन्होंने जमीन से एक प्रौद्योगिकी कंपनी का निर्माण किया था और जो अब बैंक के मालिक थे। उनकी आंखें विजय की आंखों से मिलीं। रोहन ने सिर हिलाया, विजय ने भी सिर हिलाया। उन्होंने बात नहीं की, जरूरत नहीं थी। मौन पहचान पर्याप्त थी। विजय उन्हें सीढ़ियों की ओर ले गए। वे तीसरी मंजिल पर चढ़े। वे बोर्ड रूम में पहुंचे। दरवाजा बंद था। विजय ने खटखटाया, अंदर आइए। अंदर से आवाज आई। विजय ने दरवाजा खोला। बोर्ड रूम में निदेशक मंडल के 7 सदस्य पहले से बैठे थे। संजय प्रोजेक्टर के बगल में एक प्रस्तुति तैयार कर रहे थे। दरवाजा खुलने पर सभी ने दरवाजे की ओर देखा। बाधा के लिए क्षमा करें, विजय ने कहा। शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के प्रतिनिधि यहां हैं। निदेशक मंडल के अध्यक्ष 68 साल के एक सज्जन जिनका नाम अशोक खन्ना था मुस्कुराए। उत्कृष्ट, ठीक समय पर। रोहन अंदर आए। कमरे ने उन्हें महत्वपूर्ण मेहमान को दी जाने वाली विनम्रता से अंदर आते देखा। संजय ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे कई लोगों की बैठक में एक और कार्यकारी को देख रहे हों। और फिर संजय ने उन्हें पहचाना। विजय ने वह सटीक क्षण देखा जब यह हुआ। उन्होंने संजय के चेहरे को पेशेवर शिष्टाचार से भ्रम में, भ्रम से पहचान में, पहचान से अविश्वास में बदलते देखा। अविश्वास से मौन भय में,
क्योंकि 3 लाख रुपये का सूट पहने हुए बोर्ड रूम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ठीक वही व्यक्ति था जिसे संजय ने एक दिन पहले पुरानी जैकेट में निष्कासित किया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुद्रा, केवल कपड़े बदले थे। संजय ने मुंह खोला, कोई आवाज नहीं निकली। अशोक खन्ना खड़े हुए, रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। श्री शर्मा, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने फोन और ईमेल पर बात की है, लेकिन आमने सामने अलग होता है। रोहन ने उनका हाथ मिलाया। मुझे भी खुशी हुई। श्री खन्ना, कृपया बैठें, हम शुरू करने वाले थे। रोहन मेज के दूसरी तरफ खाली कुर्सी पर बैठ गए, सीधे संजय के सामने, जो अभी भी प्रोजेक्टर के बगल में ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ खड़े थे जिसने अभी अभी एक भूत देखा हो। अशोक ने संजय की ओर देखा। संजय, क्या आप ठीक हैं? संजय ने पलकें झपकाईं। उन्होंने दृश्यमान प्रयास के साथ अपनी मुद्रा वापस पाई। हाँ, क्षमा करें, मैं बस प्रस्तुति की समीक्षा कर रहा था। क्या आप बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं? पहले श्री शर्मा को सुनते हैं। संजय बैठ गए। विजय ने देखा कि जब उन्होंने पोर्टफोलियो मेज पर रखा तो उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अशोक ने कमरे की ओर देखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के बैंक के 25% अतिरिक्त शेयर हासिल करने के प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए हैं। इससे उनकी वर्तमान 40% हिस्सेदारी बढ़कर 65% हो जाएगी। उन्हें बहुसंख्यक शेयरधारक बनाते हुए मेज के चारों ओर सिर हिलाए गए। श्री शर्मा मतदान से पहले सवालों के जवाब देने के लिए शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। अशोक रोहन की ओर मुड़े। क्या आप बैंक के लिए अपनी दृष्टि के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रोहन कुर्सी पर पीछे झुक गए, मेज के चारों ओर देखा। उनकी आंखें संजय पर थोड़ी देर रुकीं और फिर आगे बढ़ीं। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा, शांत, पेशेवर आवाज में। शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स केवल एक कंपनी का नाम नहीं है, यह मेरे शुरुआती अक्षर हैं। रोहन शर्मा, मेरी मां शादी से पहले शर्मा थीं। मैं कंपनी के लिए उनके शुरुआती अक्षरों का उपयोग करता हूं। एक संक्षिप्त ठहराव ताकि जानकारी संसाधित हो सके। आप में से कुछ को राजीव शर्मा याद होंगे। उन्होंने इस बैंक में 25 साल तक निवेश प्रबंधक के रूप में काम किया। 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। अशोक ने सिर हिलाया। मुझे याद है, अच्छे आदमी, मेहनती, ईमानदार, वे मेरे पिता थे, रोहन ने कहा। कमरे में पूरी चुप्पी। निदेशक मंडल के कई सदस्य जिन्होंने राजीव के साथ काम किया था ने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने 6 महीने पहले इस बैंक के 40% शेयर खरीदे थे, क्योंकि मैं उनकी याद का सम्मान करना चाहता था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जिस संस्थान को उन्होंने अपना करियर समर्पित किया था वह अस्तित्व में रहे, और मैं अंततः यह कैसे संचालित होता है इसमें अपनी आवाज रखना चाहता था। उन्होंने सीधे संजय की ओर देखा। कल मैं बैंक में एक परीक्षण करने आया था। मैं ऐसे कपड़े पहनकर आया था जो मेरी वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाते थे। मैं देखना चाहता था कि बैंक उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो समृद्ध नहीं दिखते। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे लॉबी से निष्कासित कर दिया गया। रोहन ने उस आवाज में जारी रखा जिसने आरोप नहीं लगाया, लेकिन तथ्यों को भी नहीं छिपाया। महाप्रबंधक ने मुझसे कहा कि मेरे जैसे लोगों को अलग संस्थानों की जरूरत होती है, अलग मानकों वाले, वित्तीय वास्तविकता पर आधारित, जो मुझे 10 सेकंड देखकर निर्धारित की गई। अशोक ने संजय की ओर देखा। क्या यह सच है? संजय ने मुंह खोला, उसे बंद किया, उसे फिर से खोला। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थे, उन्होंने अंततः कहा। आवाज एक दिन पहले के अधिकार की तुलना में कमजोर लग रही थी। ठीक है, रोहन ने कहा, नहीं पता था। और यही ठीक वही कारण है कि आप इस बैंक के महाप्रबंधक नहीं रह सकते। कमरे में पूर्ण चुप्पी। मेरे पिता, रोहन ने जारी रखा, लोगों को उनके चरित्र से मापते थे, न कि उनकी दिखावट से, न कि वे कैसे कपड़े पहनते थे या उनके पास कितने पैसे लगते थे, बल्कि वे व्यक्ति के रूप में कौन थे, वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, उनकी ईमानदारी से। उन्होंने मेज के चारों ओर देखा। मैं चाहता हूं कि यह बैंक उन सिद्धांतों पर फिर से काम करे, और ऐसा करने के लिए मुझे आज के मतदान की मंजूरी की जरूरत है। मुझे बहुमत नियंत्रण की जरूरत है, क्योंकि मैं जो बदलाव करना चाहता हूं वे वर्तमान प्रबंधन के साथ लोकप्रिय नहीं हैं। अशोक ने एक पल के लिए इसे संसाधित किया। किस तरह के बदलाव? उन्होंने पूछा। सामान्य प्रबंधन का बदलाव पहले। सुरक्षा प्रमुख विजय कुमार अंतरिम रूप से पद संभालेंगे, जबकि हम एक स्थायी प्रतिस्थापन की तलाश करते हैं। अशोक ने भौहें सिकोड़ लीं। विजय क्यों? क्योंकि कल जब महाप्रबंधक मुझे निष्कासित कर रहे थे, विजय ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उन्होंने मेरा बचाव करने की कोशिश की,
हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन था। यह चरित्र है और बैंक को चरित्र वाले नेतृत्व की जरूरत है। संजय खड़े हो गए। यह ऐसा नहीं हो सकता कि इन निर्णयों को कैसे लिया जाता है। मुझे इस बैंक में 8 साल हो गए हैं। मेरा रिकॉर्ड अनुकरणीय है। संख्याएं उत्कृष्ट हैं। रोहन ने बीच में ही टोक दिया। बैंक आपके प्रबंधन में बड़ा है, कोई इस पर विवाद नहीं करता, लेकिन संख्याएं ही सब कुछ नहीं है जो मायने रखता है। उन संख्याओं को कैसे प्राप्त किया जाता है वह मायने रखता है। और आपने बैंक को एक ऐसी जगह में बदलकर उन्हें प्राप्त किया जहां लोगों को दिखावट से मापा जाता है, न कि चरित्र से। यह उचित नहीं है, संजय ने कहा। नहीं। रोहन ने अपना पोर्टफोलियो खोला, एक दस्तावेज निकाला। मेरे पास यहां आपके प्रबंधन पर एक जांच रिपोर्ट है। बैंक की छवि से मेल न खाने वाले ग्राहकों की सेवा करने के लिए कर्मचारियों को अनुशासित या बर्खास्त करने के 3 दस्तावेजीकृत मामले, ठोस वित्तीय स्थिति वाले छोटे व्यवसायों को अस्वीकार करने के 2 मामले, क्योंकि वे उस तरह के व्यवसाय नहीं थे जिन्हें आप पोर्टफोलियो में चाहते थे, और कल का मामला जहां आपने एक संभावित ग्राहक को केवल उसकी दिखावट के आधार पर निष्कासित कर दिया। उन्होंने दस्तावेज मेज पर रखा। आपने एक कुशल बैंक का निर्माण किया, लेकिन आपने इसे बिना आत्मा के बनाया और वह आज समाप्त होता है। संजय एक और पल के लिए खड़े रहे, फिर हार कर बैठ गए। अशोक ने निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों की ओर देखा। श्री शर्मा के लिए प्रश्न। एक महिला ने हाथ उठाया। वर्तमान कर्मचारियों का क्या होगा? क्या बड़े पैमाने पर छंटनी होगी? नहीं, रोहन ने कहा। बैंक परिचालन रूप से अच्छा काम कर रहा है। समस्या कर्मचारियों के साथ नहीं है, बल्कि प्रबंधन के दर्शन के साथ है। वह बदल जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक और सदस्य। शेयर खरीद के अलावा अतिरिक्त निवेश? हाँ, योजना है कि बैंक जिन खंडों को वर्तमान में अनदेखा करता है, उन तक सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूंजी लगाई जाए। छोटे व्यवसाय, मध्यम वर्ग के ग्राहक, वे लोग जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग से बाहर रखा गया है। अशोक ने सिर हिलाया। मेज के चारों ओर एक बार फिर देखा। मतदान के लिए तैयार हैं? सभी ने सिर हिलाया। शर्मा ग्रुप होल्डिंग्स को 25% अतिरिक्त शेयरों की बिक्री को मंजूरी देने के पक्ष में 7 हाथ उठे। मतदान सर्वसम्मति से अनुमोदित। अशोक ने रोहन की ओर देखा। बधाई हो श्री शर्मा, आप अब महानगर बैंक के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। रोहन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। उन्होंने संजय की ओर देखा। श्री मेहरा, आपको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। मानव संसाधन आपके अनुबंध के अनुसार आपकी समाप्ति प्रक्रिया करेगा। आपके पास दिन के अंत तक अपनी चीजें उठाने का समय है। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास शब्द नहीं थे। वे क्या कह सकते थे? कि उन्हें नहीं पता था कि भिखारी अरबपति था, कि उन्होंने बैंक की छवि की रक्षा के लिए नेक नियति से काम किया था, कि उनके आंकड़े अच्छे थे और इससे एक ग्राहक के बारे में एक त्रुटिपूर्ण निर्णय से ज्यादा मायने रखना चाहिए। लेकिन अब यह सब खाली लग रहा था, क्योंकि बात यह नहीं थी कि उन्हें नहीं पता था कि रोहन कौन थे। बात यह थी कि उन्हें निष्कासित करने का उनका निर्णय दिखावट पर आधारित था। और अगर रोहन कल 3 लाख रुपये के सूट में आए होते तो संजय उनके साथ अलग तरह से पेश आते, और कमरे में सभी यह जानते थे। वे बस उठे, अपने हाथों से पोर्टफोलियो उठाया जो अब स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। उन्होंने एक बार फिर मेज के चारों ओर निदेशक मंडल की ओर देखा, जिसने उन्हें 8 साल तक समर्थन दिया था, अशोक की ओर, जिन्होंने उनके प्रदर्शन मूल्यांकन में उनका बचाव किया था, उन सहकर्मियों की ओर जिन्होंने उनके त्रैमासिक परिणामों का जश्न मनाया था। किसी ने उन्हें पलटकर नहीं देखा और वे कमरे से बाहर निकल गए, किसी को देखे बिना, बिना विदाई के, बिना अंतिम शब्द के। दरवाजा उनके पीछे एक हल्की आवाज के साथ बंद हो गया, जो कमरे की चुप्पी में ज्यादा तेज सुनाई दी। अशोक ने उसके बाद की चुप्पी तोड़ी। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई ऐसा कुछ देख चुका हो जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और जिसे संसाधित करने के लिए उन्हें एक पल की जरूरत थी। यह अप्रत्याशित था, उन्होंने अंततः कहा। मुझे पता है, रोहन ने कहा, लेकिन आवश्यक था। वे दरवाजे की ओर मुड़े जहां विजय अभी भी खड़े थे। विजय, क्या आप अंदर आ सकते हैं? कृपया। विजय उस आदमी की सावधानी से अंदर आए जिसे यकीन नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। विजय कुमार, रोहन ने बोर्ड से कहा, इस बैंक में 25 साल से हैं। मेरे पिता को जानते थे। अबिता के 5 ही साल पुरा नामने की MRCAC। उन्होंने कल मेरा बचाव करने की कोशिश की, भले ही इसका मतलब अपने बॉस का खंडन करना था। यह ठीक वही प्रकार का व्यक्ति है जिसे इस बैंक का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने विजय की ओर देखा।
क्या आप स्थायी प्रतिस्थापन की तलाश करते समय अंतरिम महाप्रबंधक का पद स्वीकार करेंगे या स्थायी रूप से? अगर आप यह साबित करते हैं कि आप रहना चाहते हैं। विजय ने रोहन को देखा, फिर बोर्ड को, फिर वापस रोहन को। मैं स्वीकार करता हूं। रोहन मुस्कुराए। कोई बड़ी मुस्कान नहीं, बस एक छोटी सी, जो जश्न से ज्यादा राहत थी। तो काम शुरू करते हैं। खबर बैंक में 2 घंटे से भी कम समय में फैल गई। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। मानव संसाधन विभाग से कोई सामूहिक ईमेल नहीं गया, कोई आपातकालीन बैठक नहीं बुलाई गई। लेकिन दोपहर 12 बजे तक महानगर बैंक का हर कर्मचारी, फर्श प्रबंधकों से लेकर कैशियर तक, क्रेडिट विश्लेषकों से लेकर दिन की शिफ्ट में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों तक 3 मूलभूत बातें जानते थे, जिन्होंने एक सुबह में उनके कार्यस्थल की वास्तविकता को बदल दिया था। संजय मेहरा को बर्खास्त कर दिया गया था। विजय कुमार नए अंतरिम महाप्रबंधक थे और बैंक का एक नया बहुसंख्यक मालिक था, जो राजीव शर्मा का बेटा निकला। फैलने की गति उल्लेखनीय थी, यहां तक कि ऐसे संस्थान के लिए भी जहां अफवाहें आमतौर पर तेजी से फैलती थीं। लेकिन यह कोई सामान्य खबर नहीं थी, यह एक संस्थागत भूकंप था। और भूकंप ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो एक साथ सभी दिशाओं में चलती हैं। खबर फैलने का तरीका स्वाभाविक और अनुमानित था। संजय के सहायक ने उन्हें 11:05 बजे एक पीले चेहरे और पोर्टफोलियो के साथ बोर्ड मीटिंग से निकलते देखा, उन्हें अपने कार्यालय में जाते देखा। उन्होंने उन्हें 15 मिनट बाद एक गत्ते के बक्से के साथ बाहर निकलते देखा, जिसमें एक पारिवारिक तस्वीर, 2 किताबें और एक व्यक्तिगत कॉफी मग था। उन्होंने उन्हें बिना किसी को अलविदा कहे इमारत से बाहर निकलते देखा। सहायक ने मानव संसाधन प्रबंधक को बताया, मानव संसाधन प्रबंधक ने संचालन निदेशक को बताया, संचालन निदेशक ने लेखा प्रमुख को बताया, और इसी तरह जानकारी पहली मंजिल पर एक ग्राहक सेवा कर्मचारी तक पहुंच गई, जिसने एक सुरक्षा गार्ड को बताया, जिसने एक रिसेप्शनिस्ट को बताया, जिसने इंतजार कर रहे एक ग्राहक को इसका उल्लेख किया। दोपहर तक पूरा बैंक अटकलों से गूंज रहा था। 32 साल की ग्राहक सेवा कर्मचारी पूजा वर्मा, जिसे संजय ने 6 महीने पहले पेंट की गंध वाले ग्राहक की सेवा करने के लिए फटकार लगाई थी, ने राहत और आशंका के मिश्रण के साथ खबर सुनी। राहत इसलिए क्योंकि संजय लगातार तनाव का कारण था, आशंका इसीलिए क्योंकि महाप्रबंधक का बदलाव अनिश्चितता का मतलब था, और बैंक में अनिश्चितता का मतलब संभावित छंटनी था। वह अपनी सहकर्मी प्रिया सिंह के डेस्क पर गई। सुना क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। संजय के बारे में? हाँ, यह सच है। वे कहते हैं। उसे एक बक्से के साथ निकलते देखा। प्रिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई और नहीं सुन रहा था। और विजय, अंतरिम महाप्रबंधक, अभी के लिए, लेकिन महाप्रबंधक। विजय? प्रिया ने इसे संसाधित किया। सुरक्षा वाला? हाँ। कोई सुरक्षा से महाप्रबंधक कैसे बन जाता है? पूजा ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, लेकिन और भी बहुत कुछ है। वे कहते हैं कि बैंक का नया मालिक राजीव शर्मा का बेटा है। प्रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। वह प्रबंधक जिसकी 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी, वही। और संजय को क्यों निकाल दिया? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन अफवाह है कि इसका संबंध कल उसने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया उससे था। दोनों ने लॉबी की ओर देखा, जहां एक दिन पहले संजय ने पुरानी जैकेट वाले आदमी को निष्कासित किया था। दोनों ने अपने डेस्क से वह दृश्य देखा था। दोनों को असहजता महसूस हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि कुछ कहने का मतलब महाप्रबंधक का खंडन करना था, और यदि आप नौकरी बनाए रखना चाहते थे तो यह समझदारी नहीं थी। भिखारी? प्रिया ने पूछा। वह भिखारी नहीं था, पूजा ने कहा। वे यही कहते हैं। वह नया मालिक था। वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आजमाने के लिए भेष बदल कर आया था। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान! हाँ। दोनों ने एक संक्षिप्त मौन में निहितार्थों को संसाधित किया। आपको लगता है कि और बदलाव होंगे? प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन विजय संजय से अलग है, ज्यादा मानवीय। यह मुश्किल नहीं है। दोनों ने काम पर लौटने से पहले संक्षिप्त रूप से हंसे। दूसरी मंजिल पर, उस कार्यालय में जो संजय का था और अब विजय का था, रोहन और विजय बैंक के संगठनात्मक चार्ट की समीक्षा कर रहे थे। डेस्क पर अभी भी संजय की छोड़ी हुई चीजें थीं। मार्बल के पेन होल्डर में मोंट ब्लैंक पेन, बैंक के लोगों के साथ 8 साल की उत्कृष्टता का जश्न मनाने वाली मेज घड़ी, पिछले साल की कॉर्पोरेट रिट्रीट में प्रबंधकीय टीम की एक फ्रेम की हुई तस्वीर। विजय उन चीजों को ऐसे आदमी की अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे जिसे अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस कुर्सी पर बैठा था। क्या आप यह सब हटा सकते हैं? रोहन ने कहा। अपनी चीजें ले आओ।
यह अब आपका कार्यालय है। मेरे पास कार्यालय की चीजें नहीं है, विजय ने कहा। सुरक्षा में मेरे डेस्क पर एक कंप्यूटर, फोन और मेरे परिवार की तस्वीर थी। बस इतना ही? तो अपने परिवार की तस्वीर ले आओ, यह एक अच्छी शुरुआत है। विजय ने सिर हिलाया। उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर संगठनात्मक चार्ट को देखा। 12 मध्य स्तरीय प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा। 8 को संजय ने नियुक्त किया था, अन्य 4 उससे पहले से थे। कौन से पहले वाले थे? विजय ने नाम बताए। वाणिज्यिक खंड में रीता देवी, निवेश में अमित गुप्ता, मानव संसाधन में मीना जोशी और संचालन में रवि मल्होत्रा। आप रीता और अमित को जानते हैं? हाँ, उन्होंने आपके पिता के साथ काम किया। वे अच्छे हैं। मीना पेशेवर है, रवि जटिल है, संख्याओं के प्रति बहुत वफादार है, चाहे उन्हें कैसे भी प्राप्त किया जाए। रोहन ने एक मानसिक नोट बनाया। और संजय द्वारा नियुक्त 8, वे भिन्न हैं, कुछ सक्षम हैं, लेकिन बैंक को किस तरह के ग्राहक होने चाहिए, इस पर संजय का दर्शन साझा करते हैं। अन्य बस बिना सवाल किए आदेशों का पालन करते थे। हमें आज ही सभी के साथ बैठक की जरूरत है, यदि संभव हो तो। विजय ने घड़ी देखी। अभी 12:30 बजे हैं। 3 बजे। उत्कृष्ट। विजय ने पूछने से पहले एक ठहराव लिया। मैं उनसे क्या कहूंगा? रोहन ने उनकी ओर देखा। सच कि बैंक बदलेगा, कि हम उन सिद्धांतों पर वापस जाएंगे जिन्हें मेरे पिता महत्व देते थे, कि जो लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं चाहते वे कहीं और नौकरी ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग शायद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मैं सही लोगों के साथ एक छोटा बैंक पसंद करता हूं, बजाय उन लोगों के साथ एक बड़े बैंक के जो केवल वेतन के लिए वहां हैं। विजय ने सिर हिलाया। वे तर्क को समझते थे, हालांकि उन्हें कार्यान्वयन की चिंता थी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा। हाँ, महाप्रबंधक के लिए मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, ऐसी शिक्षा वाले जो मेरे पास नहीं है, ज्यादा उपयुक्त दिखावट वाले। रोहन ने बीच में ही टोक दिया। विजय चुप रहे। कल, रोहन ने जारी रखा, जब संजय मुझे निष्कासित कर रहे थे, आपने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। आप जानते थे कि अपने बॉस का खंडन करना जोखिम भरा था, लेकिन आपने फिर भी कोशिश की। यह चरित्र है, यह पर्याप्त नहीं था। मैंने वास्तव में उसका बचाव नहीं किया। आपने वह करने की कोशिश की जो आप अपनी नौकरी खोए बिना कर सकते थे, जिसकी आपको अपने परिवार को चलाने के लिए जरूरत है। यह कायरता नहीं है, यह वास्तविकता है। और तथ्य यह है कि आपने कल रात माफी मांगने और बैंक के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी देने के लिए फोन किया। यह दिखाता है कि आपका विवेक आपको शांति नहीं दे रहा था। रोहन कुर्सी पर पीछे झुक गए। मेरे पिता लोगों को उनके चरित्र से मापते थे। आपके पास चरित्र है, और आपकी वफादारी आपकी तनख्वाह से बड़ी चीज के प्रति है। ये दोनों चीजें MBA या प्रबंधकीय अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोहन ने एक ठहराव लिया। उन्होंने उस कार्यालय के चारों ओर देखा जो संजय का था, वह कार्यालय जो अब विजय का था। हालांकि विजय ने उसे अपना बनाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं बदला था। आप जानते हैं कि नेतृत्व करने में सबसे मुश्किल काम क्या है? रोहन ने पूछा। विजय ने सिर हिलाया। कठिन निर्णय लेना नहीं। वे कठिन होते हैं, लेकिन उनका तर्क होता है। आप विश्लेषण कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, आप डेटा के आधार नष्ट किए बिना करना। विजय ने सुना। आपको ऐसी बातचीत करनी होगी, रोहन ने जारी रखा, उन प्रबंधकों के साथ जिन्हें संजय ने नियुक्त किया था, उन कर्मचारियों के साथ जिन्होंने एक निश्चित तरीके से काम किया है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था। और कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ इस्तीफा दे देंगे, कुछ केवल सिद्धांत के लिए चीजें मुश्किल बनाएंगे। तो मैं क्यों? विजय ने पूछा। अगर यह इतना मुश्किल है तो एक पेशेवर प्रबंधक को क्यों नहीं लाते जिसने यह सब पहले ही किया हो? क्योंकि पेशेवर प्रबंधक इस बैंक को नहीं जानता, मेरे पिता को नहीं जानता। जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ उसका कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। रोहन ने विजय की आंखों में देखा। आपके पास है, और वह संबंध तब मायने रखेगा जब चीजें मुश्किल होंगी, क्योंकि आपको याद रहेगा कि आप यह क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूं या नहीं, विजय ने स्वीकार किया। मुझे भी नहीं पता कि आप कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं पता लगाने के लिए तैयार हूं। आप? विजय ने अपने पिता के बारे में सोचा, जिनकी मृत्यु 62 साल की उम्र में एक कारखाने में काम करते हुए हुई थी। अपनी मां के बारे में, जिन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा के लिए घरों की सफाई की थी। अपनी बेटी के बारे में, जो राजीव शर्मा द्वारा 2 दिनों में संसाधित किए गए झण के कारण मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने सोचा कि उनका पूरा जीवन एक कर्मचारी के रूप में रहा था, जो आदेशों का पालन करता था, और अब उनके पास कुछ अलग, कुछ और बनने का अवसर था। हाँ, उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। तो 3 बजे की बैठक से शुरू करते हैं।
ठीक 3 बजे 12 मध्य स्तरीय प्रबंधक दूसरी मंजिल पर एक छोटे से सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। एक ऐसा कमरा जो आमतौर पर टीम की बैठकों और प्रदर्शन समीक्षाओं के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें एक आयताकार मेज थी जिस पर 14 लोग बैठ सकते थे। दीवार पर एक सफेद बोर्ड था। सड़क का नजारा दिखाने वाली एक खिड़की थी। विजय पहले अंदर आए, फिर रोहन। 12 प्रबंधकों ने विजय की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति भ्रम और जिज्ञासा के बीच बदलती रही। सभी जानते थे कि उन्हें पदोन्नत किया गया था, कोई नहीं समझता था कि क्यों। विजय सफेद बोर्ड के सामने खड़े हो गए। रोहन कमरे के कोने में बैठे थे, मेज के सिर पर नहीं बल्कि एक तरफ की कुर्सी पर। एक ऐसी स्थिति जो यह बताती थी कि वे वहां थे, लेकिन यह बैठक विजय की थी। आने के लिए धन्यवाद, विजय ने शुरू किया। आवाज उनकी इच्छा से कम आश्वस्त लग रही थी। मुझे पता है कि आज का दिन अप्रत्याशित रहा है। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ बस इंतजार करते रहे। संजय मेहरा अब महाप्रबंधक नहीं है। मैं अंतरिम रूप से पदभार संभाल रहा हूं। मुझे अभी तक नहीं पता कि यह स्थायी होगा या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अगले कुछ महीनों को कैसे संभालते हैं। वाणिज्यिक क्षण प्रबंधक रीता देवी ने हाथ उठाया। संजय को क्यों निकाल दिया गया? विजय ने रोहन की ओर देखा। रोहन ने सिर हिलाया। क्योंकि उनका प्रबंधन दर्शन उन मूल्यों के अनुरूप नहीं था जिनकी बैंक को जरूरत है, विजय ने कहा। उन्होंने ग्राहकों को क्षमता के बजाय दिखावट से मापा और यह अस्वीकार्य है। संचालन प्रबंधक रवि मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ लीं। संजय के आंकड़े उत्कृष्ट थे। उनके प्रबंधन में बैंक 20% बढ़ा। आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, एक संजय के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, विजय ने कहा। लेकिन वे एकमात्र महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वह मायने रखता है। हम समुदाय की सेवा कैसे करते हैं वह मायने रखता है। यह आदर्शवाद जैसा लगता है, रवि ने कहा। बैंक आदर्शवाद से नहीं जीते, वे लाभ मार्जिन से जीते हैं, रोहन कोने से बोले। बैंक तब जीते हैं जब उनके वफादार ग्राहक होते हैं, और ग्राहक वफादार होते हैं जब उनके साथ गरिमा से व्यवहार किया जाता है। केवल अमीर ग्राहक नहीं, सभी ग्राहक। रवि रोहन की ओर मुड़े। और आप? रोहन शर्मा, बहुसंख्यक शेयरधारक। असहज चुप्पी। वह जो कल भिखारी बनकर आया था, रवि ने पूछा। वह भिखारी नहीं था, वह एक परीक्षण था, यह देखने के लिए कि बैंक बिना पैसे की दिखावट वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और हम परीक्षण में असफल रहे, रीता ने कहा। प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि एक कथन के रूप में। संजय परीक्षण में असफल रहे, रोहन ने सुधारा। आप में से कुछ ने शायद अलग तरह से काम किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि बैंक को दिशा बदलने की जरूरत है। मानव संसाधन प्रबंधक मीना जोशी ने बात की। किस तरह के बदलाव? ग्राहक सेवा नीतियां जो सभी के साथ सम्मान से पेश आती हैं, रोहन ने कहा। प्रण मानदंड जो वास्तविक वित्तीय क्षमता पर आधारित होते हैं, बजाय एक ऐसे व्यवसाय के जो अच्छा लगता है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कि बिना न्याय किए सेवा कैसे करें। इससे मार्जिन कम होगा, रवि ने कहा। शायद कम समय में, रोहन ने स्वीकार किया, लेकिन लंबे समय में यह एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाता है जिसकी कीमत त्रैमासिक मार्जिन से ज्यादा होती है। रवि आश्वस्त नहीं लग रहे थे। पूरे सम्मान के साथ, यह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लगता है जिसने कभी बैंक नहीं चलाया। आप सही हैं, रोहन ने कहा। मैंने बैंक नहीं चलाया है, लेकिन मैंने एक फिनटेक कंपनी चलाई है जिसकी कीमत $800 मिलियन है, और मैंने इसे उन लोगों की सेवा के दर्शन के साथ किया है जिन्हें पारंपरिक बैंक अनदेखा करते थे, और यह काफी लाभदायक निकला। इससे रवि का मुंह बंद हो गया। निवेश प्रबंधक अमित गुप्ता ने बात की। मैं आपके पिता को जानता था, राजीव शर्मा एक अच्छे आदमी थे। अगर आप चाहते हैं कि बैंक वैसे ही काम करे जैसे वे काम करते थे, तो मुझे आपका समर्थन है। मुझे भी, रीता ने कहा। मीना ने सिर हिलाया। मानव संसाधन बदलावों का समर्थन करेगा। संजय द्वारा नियुक्त 8 प्रबंधकों में से 3 ने कहा कि वे नए बदलावों का समर्थन करेंगे, स्पष्ट उत्साह के साथ नहीं, बल्कि ऐसे सिर हिलाकर जो वास्तविक लग रहे थे। 2 चुप रहे, मेज को देखते हुए, ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो जानकारी को संसाधित करना हो सकता था, या यह गणना हो सकती थी कि दूसरी जगह नौकरी खोजने से पहले कितने समय तक रहना है। 3 रवि सहित ऐसी अभिव्यक्तियां थीं जो बिना शब्दों के संदेह को दर्शाती थीं। भौहें सिकोड़ी हुई, हाथ बंधे हुए, एक ऐसी मुद्रा जो आश्वस्त नहीं थी और जो केवल शिष्टाचार के लिए ढोंग नहीं करने वाली थी। विजय ने किस श्रेणी में कौन था, इसका एक मानसिक नोट बनाया। समर्थक व्यक्तिगत क्षण से आलोक सिंह, मार्केटिंग से नेहा शर्मा और आंतरिक लेखा परीक्षा से राजेश मेहता। चुप रहने वाले
प्रौद्योगिकी से सुरेश कुमार और ग्राहक सेवा से दीपिका शर्मा, संशयवादी संचालन से रवि मल्होत्रा, कॉरपोरेट फंड से अनिल यादव और ट्रेजरी से मनोज तिवारी। 3 समर्थक, 2 तटस्थ, 3 विरोधी। कुल 12 प्रबंधकों में से संजय से पहले के 4 को गिनते हुए संख्याएं काम कर सकती थीं। यदि राजीव के युग के 4 दृढ़ रहते और यदि 3 नए समर्थक वास्तविक होते तो 12 में से 7 बहुमत होता। भारी बहुमत नहीं, लेकिन बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त था ताकि प्रतिरोध सब कुछ न रोक सके। मैं समझता हूं कि यह एक समायोजन है, विजय ने कहा, और यह कि हर कोई नई दिशा से सहज नहीं होगा। यदि किसी को लगता है कि वे इस दर्शन के साथ काम नहीं कर सकते हैं तो कोई नाराजगी नहीं है। वे अन्य संस्थानों में पद ढूंढ सकते हैं और उन्हें तटस्थ संदर्भ मिलेंगे। यह राजनयिक तरीका था यह कहने का कि यदि आप चाहते हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं। रवि खड़े हो गए। मुझे लगता है कि मैं ठीक वही करने जा रहा हूं, आपकी अनुमति से। वे कमरे से बाहर निकल गए। अन्य 11 प्रबंधकों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई और नहीं उठा। कोई और? विजय ने पूछा। चुप्पी। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। अगले सप्ताह के दौरान आप में से प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत बैठक, ताकि विशिष्ट विभागों पर चर्चा की जा सके। अभी के लिए सामान्य संचालन जारी रखें, बस एक बदलाव के साथ। यदि आप किसी कर्मचारी या प्रबंधक को ग्राहक के साथ ऐसे व्यवहार करते हुए देखते हैं जिसे आप अनादरपूर्ण मानते हैं, तो सीधे मुझे रिपोर्ट करें। बैठक समाप्त हो गई। प्रबंधक बाहर निकल गए। विजय और रोहन कमरे में रह गए। हमने एक खो दिया, विजय ने कहा। हम और खो देंगे, रोहन ने कहा, लेकिन जो रहेंगे वे सही होंगे। विजय ने खिड़की की ओर देखा, नीचे सड़क की ओर। उन्होंने रवि को फोन कान पर लगाए इमारत से बाहर निकलते देखा। शायद किसी भर्तीकर्ता को फोन कर रहे थे। आपको लगता है कि यह काम करेगा? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता, रोहन ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पता है कि यह कोशिश करने लायक है। दोनों एक पल के लिए चुप रहे। मेरे पिता कुछ कहते थे, रोहन ने कहा, कि संस्थानों की अपनी कोई आत्मा नहीं होती, उनमें केवल वही आत्मा होती है जो लोग उन्हें देते हैं। संजय ने इसे बिना दिल के दक्षता की आत्मा दी। हम इसे कुछ अलग देंगे क्या? एक ऐसी जगह की आत्मा जहां लोगों को वे कौन है उससे देखा जाता है, न कि वे कैसे दिखते हैं। विजय ने सिर हिलाया। आपके पिता को गर्व होता। रोहन ने शब्दों से जवाब नहीं दिया, बस एक छोटी सी मुस्कान से, जो खुशी से ज्यादा पुरानी याद थी। उस रात 7 बजे विजय ने सुनीता को अपने कार्यालय से फोन किया, जो अभी भी उन्हें अपना नहीं लगता था। कैसा रहा? उसने पूछा। अलग, तीव्र। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूं या नहीं, लेकिन आप कोशिश करेंगे। हाँ, तो आपने मुश्किल काम कर लिया, बाकी तो बस काम है। विजय मुस्कुराए। आप कब इतने समझदार हो गए? मैं हमेशा समझदार थी, बस अब आप ध्यान देते हैं। उन्होंने फोन काट दिया। विजय ने कंप्यूटर बंद किया, अपने परिवार की तस्वीर उठाई जो वे सुरक्षा कार्यालय से लाए थे। उन्होंने उसे नए डेस्क पर रखा। सुनीता, अंजलि और वे 2 साल पहले समुद्र तट पर, सभी मुस्कुरा रहे थे। एक साधारण परिवार का एक साधारण दिन। अब उस साधारण परिवार के पास कुछ असाधारण था और विजय हर संभव कोशिश करने वाले थे। वे कार्यालय से बाहर निकले, लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया, और जब वे कर्मचारियों के निकास द्वार की ओर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने राजीव शर्मा के बारे में सोचा, जिन्होंने उसी बैंक में 25 साल तक काम किया था और जिन्हें कभी नहीं पता चला था कि उनका बेटा उसे वापस खरीद लेगा और उनकी विरासत ऐसे तरीके से जीवित रहेगी जिसकी न तो वे और न ही उनका बेटा भविष्यवाणी कर सकते थे। बैंक बदल रहा था, तुरंत नहीं, किसी नाटकीय घोषणा या नई नीति से नहीं जो सब कुछ एक दिन में हल कर देगी। नहीं, उन लोगों के प्रतिरोध के बिना नहीं जिन्होंने सालों से एक निश्चित तरीके से काम किया था और जो बदलाव को सुधार के बजाय खतरा मानेंगे। लेकिन यह बदल रहा था। संजय का न होना ही एक बदलाव था। तथ्य यह है कि विजय, एक सुरक्षाकर्मी जिसने 25 साल पहले द्वारपाल के रूप में शुरुआत की थी, अब महाप्रबंधक के कार्यालय में बैठे थे। एक बदलाव था। तथ्य यह है कि राजीव शर्मा का बेटा बहुसंख्यक मालिक था और उसकी पहली कार्रवाई उस प्रबंधक को बर्खास्त करना था जिसने लोगों को दिखावट से मापा था। एक बदलाव था, और वह बदलाव कर्मचारियों के ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के तरीके में, लागू होने वाली नीतियों में, होने वाली बातचीत में, लिए जाने वाले निर्णयों में महसूस होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह वास्तविक होगा। और सालों में पहली बार विजय को लगा कि वे ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां उनके मूल्य और संस्था के मूल्य संरेखित थे। उन्होंने यह तब सोचा जब वे शहर की ठंडी रात में बाहर निकले,
जो अपनी लय में चल रही थी, बिना यह जाने कि पत्थर की दीवार वाली 8 मंजिला इमारत में क्या हुआ था। यह एक कर्मचारी के जीवन में एक दुर्लभ उपहार था और वे इसे बर्बाद नहीं करने वाले थे। 6 महीने बाद महानगर बैंक पहले जैसा नहीं था। यह उस तरह से स्पष्ट नहीं था जिसे एक आकस्मिक ग्राहक अंदर आते ही नोटिस करेगा। मकराना मार्बल अभी भी वैसा ही था। झाड़ फानूस अभी भी गर्म रोशनी फैला रहे थे। सुनहरी रस्सियां अभी भी वीआईपी क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से अलग करती थीं, लेकिन ऐसे बदलाव थे जिन्हें ध्यान देने वाले लोग देख सकते थे। मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में लॉबी में एक नई पट्टिका थी, कांस्य की। उस पर उत्कीर्ण अक्षरों में लिखा था, राजीव शर्मा 1962। 2014 की स्मृति में एक निवेश प्रबंधक जिन्होंने लोगों को उनके चरित्र से मापा। कर्मचारियों के मैनुअल में एक नई नीति थी, धारा 3 अनुच्छेद 2। सभी ग्राहकों के साथ सम्मान स्तर के सम्मान और व्यावसायिकता के साथ व्यवहार किया जाएगा, चाहे उनकी दिखावट, पहनावा या स्पष्ट खाता शेष कुछ भी हो। मध्य प्रबंधन में एक नई टीम थी। संजय द्वारा नियुक्त 5 प्रबंधकों में से 3 ने बदलाव के बाद पहले 6 सप्ताह में इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली थी जिनकी विजय ने सिफारिश की थी, ऐसे लोग जिन्होंने राजीव के साथ काम किया था, ऐसे लोग जो दक्षता और मानवता के बीच का अंतर समझते थे। और एक नई ग्राहक थी जो हर मंगलवार को सुबह 11 बजे आती थी। उनका नाम लक्ष्मी देवी था। वे 62 साल की थीं। वे लग्जरी आवासीय क्षेत्र के घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं। जहां वे मामूली वेतन कमाती थीं, उन जगहों की सफाई करती थीं जहां वे कभी रहने का खर्च नहीं उठा सकती थीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनका एक लक्ष्य था। उनकी एक 19 साल की बेटी थी जिसका नाम काव्या था, जो विश्वविद्यालय में नर्सिंग कार्यक्रम के पहले वर्ष में पढ़ रही थी। लक्ष्मी के परिवार में विश्वविद्यालय पहुंचने वाली पहली व्यक्ति थी और लक्ष्मी सप्ताह में 6 दिन काम करती थीं। कुछ दिन 12 घंटे काम करती थीं ताकि काव्या को पूर्णकालिक काम किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखने में कोई बाधा न आए, जैसा लक्ष्मी को अपनी उम्र में करना पड़ा था। वे उस अनुशासन के साथ बचत करती थीं जिसने बैंक के कर्मचारियों को भी प्रभावित किया था, जो सभी प्रकार के ग्राहकों को देखते थे। हर पैसा मायने रखता था। हर बचत काव्या के बेहतर भविष्य की ओर एक कदम था। और हर मंगलवार को वे धार्मिक रूप से अपने वेतन का कुछ हिस्सा उस बचत खाते में जमा करती थीं, जिसे विजय ने 3 महीने पहले व्यक्तिगत रूप से उनके लिए खोला था। जब वे झिझकते हुए यह पूछने आई थीं कि क्या बैंक छोटे खाते स्वीकार करता है। आज मंगलवार था। लक्ष्मी 11:03 पर बैंक में दाखिल हुईं। उन्होंने काम की वर्दी पहन रखी थी जिसमें हल्की सफाई उत्पादों की गंध आ रही थी और आस्तीन पर एक छोटा सा दाग था जो धोने से पूरी तरह से नहीं निकला था। 6 महीने पहले संजय मेहरा उन्हें तेज काउंटर पर भेज देते या गार्ड को यह सुझाव देने के लिए कहते कि वे किसी और समय वापस आएं, या उन्हें यह समझाने का कोई तरीका ढूंढते कि उनके जैसे लोगों को बर्दाश्त किया जाता है लेकिन उनका स्वागत नहीं किया जाता। आज डेस्क 3 पर युवा कर्मचारी उन्हें देखकर खड़ी हो गई। श्रीमती देवी, उसने वास्तविक मुस्कान के साथ कहा, आप कैसी हैं? अच्छी हूं बेटी, पूछने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह जमा। हाँ, और मैं उस निवेश के बारे में पूछना चाहती थी जिसका आपने पिछले सप्ताह उल्लेख किया था। जरूर, बैठिए, मैं समझाती हूं। लक्ष्मी डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गईं। युवा कर्मचारी, जिसका नाम प्रिया था और जिसे विजय ने व्यक्तिगत रूप से बैंक के नए दर्शन में प्रशिक्षित किया था, ने कम आय वाले ग्राहकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए निवेश विकल्पों के साथ एक फोल्डर खोला जो अनुशासन के साथ बचत करते थे। उसने 15 मिनट तक समझाया। लक्ष्मी ने उस ध्यान से सुना जो वर्षों के काम से आया था, जिसमें सटीक निर्देशों का पालन करना जरूरी था। उन्होंने बुद्धिमानी भरे सवाल पूछे। प्रिया ने उस सम्मान के साथ जवाब दिया जो प्रदर्शन नहीं था बल्कि वास्तविक था। अंत में लक्ष्मी ने 500 रुपये प्रिया द्वारा सुझाए गए कम जोखिम वाले फंड में निवेश करने का फैसला किया। यह धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रिया ने कहा, लेकिन यह सुरक्षित है और 10 सालों में लगातार जमा के साथ आपके पास कुछ महत्वपूर्ण होगा। मुझे यही चाहिए, लक्ष्मी ने कहा। मेरी बेटी के लिए कुछ, ताकि वह पढ़ाई कर सके, ताकि उसे मेरी तरह घर साफ न करने पड़े। प्रिया ने निवेश को संसाधित किया, एक रसीद छापी, उसे लक्ष्मी को सौंप दिया। धन्यवाद बेटी। आपको धन्यवाद, श्रीमती देवी। अगले मंगलवार को मिलते हैं। लक्ष्मी अपने पर्स में रसीद के साथ बैंक से निकलीं और एक ऐसा एहसास लेकर निकलीं जो उन्होंने अन्य बैंकों में महसूस नहीं किया था, जहां उन्होंने पहले खाते खोलने की कोशिश की थी। यह एहसास कि वे मायने रखती थीं, कि उनका पैसा, हालांकि मामूली था, मूल्यवान था।
कि वे एक व्यक्ति के रूप में गरिमा रखती थीं, जिसे संस्था पहचानती थी। विजय ने दूसरी मंजिल के कार्यालय से आदान प्रदान देखा, जो अब उनका था। यह अब कोई खिड़कियों वाला छोटा सा कमरा नहीं था जिसमें सुरक्षा मॉनिटर लगे हों। यह एक खिड़की वाला कार्यालय था जो सड़क की ओर खुलता था, जिसमें एक लकड़ी का डेस्क था, एक कुर्सी जो चरमराती नहीं थी। दरवाजे पर एक पट्टिका थी जिस पर लिखा था विजय कुमार, महाप्रबंधक। उन्हें यह अभी भी अवास्तविक लगता था। 6 महीने महाप्रबंधक के रूप में, पहले 3 महीने अंतरिम थे, जबकि निदेशक मंडल एक स्थायी प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा था। लेकिन तीसरे महीने में अशोक खन्ना ने उन्हें एक निजी बैठक के लिए बुलाया था। बोर्ड ने वोट दिया है, अशोक ने कहा था। वे चाहते हैं कि आप स्थायी रूप से रहें। विजय ने एक पल के लिए इसे संसाधित किया। क्यों? क्योंकि आंकड़े अच्छे हैं, क्योंकि कर्मचारी आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि ग्राहक संतुष्ट हैं, और क्योंकि आप ऐसा काम करते हैं जिस पर राजीव शर्मा को गर्व होता। तो विजय वेतन वृद्धि के साथ रुक गए, जिसने उन्हें एक बेहतर इलाके में एक छोटा घर खरीदने की अनुमति दी, ताकि सुनीता को डबल शिफ्ट काम न करना पड़े। परिवार के लिए बेहतर चिकित्सा बीमा के साथ, एक ऐसी पेंशन के साथ जो एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की गारंटी देती थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक ऐसी नौकरी के साथ जिसका महत्व था। उनका फोन बजा। यह डेस्क 3 से प्रिया का था। श्री कुमार, श्रीमती देवी अभी अभी गई हैं, सब ठीक है। उन्होंने जैसा हमने चर्चा की थी निवेश शुरू किया। उत्कृष्ट, मुझे अपडेट करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने फोन काट दिया। वे मुस्कुराए। लक्ष्मी देवी कोई रिश्तेदार नहीं थीं, हालांकि उनका उपनाम साझा था, लेकिन विजय को उनके साथ फिर भी एक संबंध महसूस हुआ, क्योंकि वे उन्हें याद दिलाती थीं कि यह बैंक अंजलि के बीमार होने पर उनके परिवार के लिए क्या था, और वे उन्हें याद दिलाती थीं कि वे अब जो काम कर रहे थे वह क्यों मायने रखता था। किसी ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। रोहन शर्मा अंदर आए। वे बिना बताए आए थे, जैसा वे हर 2 या 3 सप्ताह में करते थे, कभी सूट में, कभी कैजुअल कपड़ों में। आज वे जीन्स और एक बटन अप शर्ट पहने हुए थे, एक ऐसे प्रौद्योगिकी उद्यमी की दिखावट में जिसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं थी। विजय, क्या आपके पास एक पल है? जरूर, बैठो। रोहन डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने उस कार्यालय के चारों ओर देखा जो संजय का था, जो अब विजय का था, जिसके डेस्क पर विजय के परिवार की तस्वीर थी और एक बैंकिंग प्रशासन पाठ्यक्रम का डिप्लोमा था जिसे विजय ने 6 महीने में ऑनलाइन पूरा किया था। चीजें कैसी चल रही हैं? रोहन ने पूछा। अच्छी हैं। तिमाही के परिणाम अनुमान से ज्यादा हैं। सर्वेक्षण के अनुसार ग्राहकों की संतुष्टि 22% बढ़ी है और कर्मचारियों का टर्नओवर लगभग 0 हो गया है। समस्याएं कुछ भी गंभीर नहीं। कुछ पुराने ग्राहकों ने शिकायत की है कि बैंक अधिक खंडों की सेवा करके मानकों को कम कर रहा है, लेकिन वे अल्पसंख्यक हैं। रोहन ने सिर हिलाया। आपने शिकायतों को कैसे संभाला? मैंने उन्हें नए दर्शन समझाया। कुछ समझे, कुछ ने दूसरे बैंकों में जाने का फैसला किया। मैंने उन्हें जाने दिया। अच्छा। एक संक्षिप्त मौन। रोहन ने खिड़की से नीचे सड़क की ओर देखा, जहां लोग दोपहर की तेजी में चल रहे थे। कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उन्होंने अंततः कहा। उन्होंने अपने बैग से एक फोल्डर निकाला, उसे डेस्क पर रखा। विजय ने उसे खोला। अंदर वास्तुशिल्प योजनाएं थीं, नई बैंक शाखा के डिजाइन। यह क्या है? विजय ने पूछा। विस्तार। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के इलाकों में 3 नई शाखाएं। ऐसी जगहें जहां पारंपरिक बैंक नहीं जाते, क्योंकि पारंपरिक मॉडलों के अनुसार पूंजी का घनत्व लागतों को सही नहीं ठहराता। विजय ने योजनाओं का अध्ययन किया। वे पारंपरिक शाखा डिजाइनों से अलग थीं, ज्यादा खुली, कम डरावनी, आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्रों और सुनहरी रस्सियों और कांच की खिड़कियों के बजाय सुलभ डेस्क के साथ। जब 3 महीने में निर्माण शुरू होगा और बोर्ड मंजूरी देगा, और वे मंजूरी देंगे क्योंकि संख्याएं काम करती हैं। यदि हम सफलता को अलग तरीके से मापते, कोर में अलग तरीका, जैसे केवल तत्काल लाभ से नहीं बल्कि ग्राहक के जीवन के मूल्य से। लक्ष्मी देवी आज छोटी मात्रा में जमा करती हैं, लेकिन 10 सालों में अगर हम उनकी अच्छी सेवा करते हैं तो उनके पास महत्वपूर्ण बचत होगी और वे बैंक की सिफारिश अपनी बेटी और अपने दोस्तों को करेंगी और नेटवर्क बढ़ता है। विजय ने सिर हिलाया। यह ठीक वही प्रकार की सोच थी जो राजीव शर्मा रखते। लंबे समय पर अल्पकालिक, लेन देन पर रिश्ते। मुझे पसंद है, उन्होंने कहा। मुझे चाहिए कि आप इस परियोजना की निगरानी करें, यह सुनिश्चित करें कि नई शाखाएं उसी दर्शन के साथ संचालित हों जिसे हमने यहां बदला है। क्यों? रोहन ने उनकी ओर देखा।
क्योंकि आप समझते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। केवल एक बैंक नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था जो लोगों के साथ गरिमा से पेश आती है। और मुझे यह हर शाखा के डीएनए में शुरुआत से ही चाहिए। विजय ने जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया, लेकिन गर्व भी। मैं करूंगा। रोहन खड़े हो गए। वे जाने वाले थे, लेकिन दरवाजे पर रुक गए। विजय, हाँ, धन्यवाद। क्यों? उस रात 6 महीने पहले मुझे फोन करने के लिए, चुप न रहने के लिए, एक अजनबी का बचाव करने का चरित्र रखने के लिए, भले ही इसमें आपकी नौकरी जा सकती थी। विजय कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने बस सिर हिलाया। रोहन बाहर निकल गए। विजय डेस्क पर नई शाखाओं की योजनाओं के साथ कार्यालय में बैठे रहे, और इस एहसास के साथ कि वे केवल एक बैंक से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा बन रहे थे। वे इस बात का हिस्सा बन रहे थे कि एक वित्तीय संस्था कैसे काम कर सकती है, लाभ के साथ, हाँ, लेकिन आत्मा के साथ भी। उस शाम 5:30 बजे विजय कर्मचारियों के प्रवेश द्वार के बजाय मुख्य प्रवेश द्वार से बैंक से निकले। उन्हें अब सर्विस क्षेत्र में छिपने की जरूरत नहीं थी। वे महाप्रबंधक थे, वे जो दरवाजा चाहें इस्तेमाल कर सकते थे। वे राजीव शर्मा के नाम वाली कांस्य पट्टिका के पास से गुजरे। वे रुके, उसे पढ़ा जैसा वे हर दिन बाहर निकलते समय करते थे। राजीव शर्मा की स्मृति में एक निवेश प्रबंधक जिन्होंने लोगों को उनके चरित्र से मापा। उन्होंने सोचा कि राजीव ने विजय को कभी महाप्रबंधक के रूप में नहीं जाना था, कि राजीव की मृत्यु विजय के बैंक में शक्ति की स्थिति में आने से 10 साल पहले हो गई थी। लेकिन किसी तरह अपने बेटे के माध्यम से राजीव अभी भी बैंक के काम करने के तरीके को प्रभावित कर रहे थे। वे आगे बढ़ते रहे। बाहर शहर मंगलवार शाम की सामान्य लय में चल रहा था। ट्रैफिक में कारें, लोग काम से घर या घर से दूसरी नौकरी या जीवन उन्हें जहां भी ले जाए वहां जा रहे थे। विजय अपनी कार में बैठे, जो अब 15 साल पुराना मॉडल नहीं था, बल्कि 3 साल पुराना मॉडल था, जिसे उन्होंने महाप्रबंधक के वेतन से खरीदा था। उन्होंने कार स्टार्ट की, घर की ओर चले, जो अब 42 मिनट दूर नहीं था, बल्कि 20 मिनट दूर था। जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने संजय मेहरा के बारे में सोचा, इसलिए नहीं कि उन्हें उनकी याद आती थी, इसलिए नहीं कि उन्हें बर्खास्तगी में अपनी भूमिका के लिए दोषी महसूस होता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह याद रखना महत्वपूर्ण लगता था कि संजय कोई राक्षस नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सफलता को गलत तरीके से मापा था, जिन्होंने दक्षता को उत्कृष्टता के साथ भ्रमित किया था, जिन्होंने सोचा था कि संख्याएं ही सब कुछ हैं जो मायने रखती हैं, और उन्होंने इसके लिए कीमत चुकाई थी। उन्हें नहीं पता था कि बर्खास्त होने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने सक्रिय रूप से उनके निशान का पीछा नहीं किया था। उन्होंने संपर्कों से नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने बैंकिंग हलकों में अफवाहें सुनी थीं कि उन्होंने किसी और शहर में किसी और बैंक में पद प्राप्त किया था, कि उन्होंने सबक सीखा था या नहीं सीखा था, कि वे वैसे ही थे या बदल गए थे। विजय नहीं जानते थे कि कौन सा संस्करण सच था, और ईमानदारी से उन्हें परवाह नहीं थी। जो मायने रखता था वह यह था कि बैंक अब संजय के दर्शन के साथ काम नहीं करता था, कि लक्ष्मी देवी जैसे लोग अपनी दिखावट से न्याय किए बिना अंदर आ सकते थे, कि प्रिया जैसे कर्मचारी ग्राहकों के साथ गरिमा से पेश आ सकते थे बिना फटकार लगाए। वह संस्था जिसे राजीव शर्मा ने प्यार किया था, वह फिर से वही बन रही थी जो वह थी। परिपूर्ण नहीं, कभी परिपूर्ण नहीं, लेकिन बेहतर, काफी बेहतर, और वह पर्याप्त था। 3 सप्ताह बाद मोती के हार वाली बुजुर्ग ग्राहक, जिसने 6 महीने पहले रोहन के निष्कासन को देखा था, बैंक में दाखिल हुई। वह उस दिन के बाद से वापस नहीं आई थी। उसने अपने खाते दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर दिए थे। उस भयानक व्यवहार को देखने के लिए शर्मिंदगी के कारण, बिना कुछ किए उसे रोकने के लिए। लेकिन उसने अफवाहें सुनी थीं कि बैंक बदल गया था, कि जिस प्रबंधक ने भिखारी को निष्कासित किया था उसे बर्खास्त कर दिया गया था, कि भिखारी अरबपति और अब बैंक का मालिक था, कि सब कुछ अलग था। वह खुद देखना चाहती थी। वह उस सावधानी से लॉबी में दाखिल हुई जिसे यकीन नहीं था कि उसे क्या मिलेगा। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, मकराना मार्बल, जाड़ फानूस, सुनहरी रस्सियां। लेकिन फिर उसने पट्टिका देखी, उसे पढ़ा, और फिर लक्ष्मी देवी को प्रिया के साथ बैठक से मुस्कुराते हुए चेहरे और हाथ में रसीद के साथ निकलते देखा। और फिर उसने विजय को एक युवा कर्मचारी के साथ लॉबी पार करते देखा, धैर्य के साथ कुछ समझाते हुए, कर्मचारी के साथ उस सम्मान से पेश आते हुए जो उसे 20 साल पहले राजीव शर्मा में देखने को याद था। वह उन कदमों से डेस्क के पास पहुंची जो उस व्यक्ति की अनिर्णय को दर्शाते थे, जिसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह सही कर रही थी। कर्मचारी, वही प्रिया जो लक्ष्मी की सेवा कर रही थी, ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह जाने से पहले बैंक के सबसे पुराने वीआईपी ग्राहकों में से एक थी।
श्रीमती शाह, प्रिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप कैसी हैं? श्रीमती शाह ने प्रिया की ओर देखा, फिर लॉबी में चारों ओर देखा, उन बदलावों के सबूत की तलाश में जिनका अफवाहों ने वादा किया था। ठीक हूं, धन्यवाद। एक संक्षिप्त ठहराव। मैंने सुना है कि बैंक बदल गया है, कि वह प्रबंधक जिसने वह दिन। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका क्या मतलब था। 6 महीने पहले का दिन, निष्कासित भिखारी, वह दृश्य जिसे श्रीमती शाह भूल नहीं पाई थी। हाँ, प्रिया ने समझदारी के साथ कहा, बहुत बदल गया है। देखना चाहती हैं? बेहतर के लिए बदल गया है। क्या आप चाहती हैं कि मैं समझाऊं? हाँ, मैं चाहूंगी। वह बैठ गईं। कर्मचारी ने नया दर्शन समझाया, नई शाखाएं, सभी खंडों की सेवा पर ध्यान। विजय का नेतृत्व जिन्होंने राजीव शर्मा के साथ काम किया था। श्रीमती शाह ने सुना और अंत में कुछ ऐसा कहा जो उन्होंने कहने की योजना नहीं बनाई थी। मैं अपने खाते वापस स्थानांतरित करना चाहती हूं। सच में? हाँ, यह बैंक अब वैसा ही है जैसा मैंने 20 साल पहले सोचा था, जब राजीव शर्मा मेरी सेवा करते थे, और मैं उसका हिस्सा बनना चाहती हूं। कर्मचारी मुस्कुराई। हम स्थानांतरण प्रक्रिया करेंगे और आपका वापस स्वागत है। उस रात रोहन शर्मा शहर के नजारे वाले पेंट हाउस में थे। जब उन्हें विजय की रिपोर्ट मिली, श्रीमती शाह वापस आ गईं। खाते वापस स्थानांतरित कर रही हैं, और 3 और ग्राहक जो चले गए थे उन्होंने भी वापस आने के बारे में पूछताछ की है। रोहन ने संदेश पढ़ा। वे मुस्कुराए। यह पैसे के बारे में नहीं था, हालांकि पैसा मायने रखता था। यह इस बात की पुष्टि के बारे में था कि 6 महीने पहले पुरानी जैकेट के प्रयोग से शुरू हुआ बदलाव कुछ वास्तविक में बदल गया था। एक ऐसी संस्था में जो अलग तरीके से काम कर रही थी, एक ऐसे बैंक में जिसे उनके पिता पहचानते। वे दरवाजे के पास कोट हैंगर पर गए। वहीं भूरी जैकेट लटकी हुई थी जिस पर दाग थे, जिसे उन्होंने उस दिन पहना था। डिजाइनर सूट के बगल में जानबूझकर विरोधाभास जिसे वे एक याद दिलाने के रूप में रखते थे। उन्होंने उसे छुआ। घिसी हुई कपड़े, दाग जिन्हें उन्होंने कॉफी और मिट्टी से जोड़ा था, एक वेशभूषा जो परीक्षण का साधन थी। उन्होंने उस वादे के बारे में सोचा जो उन्होंने 10 साल पहले अपने पिता से अस्पताल के कमरे में सुबह की ग्रे रोशनी में किया था, जिसे कोई नहीं देखना चाहता। राजीव का कमजोर हाथ उनके हाथ में, उस आवाज में जिसे वे बमुश्किल सुन पाते थे, लेकिन जिसमें अंतिम इच्छा की शक्ति थी। पैसा तुम्हें यह भूलने मत देना कि बिना पैसे के कैसा महसूस होता है। वह उस समय एक अजीब वादा था। रोहन 24 साल के थे और उनके पास 1 लाख रुपये की विरासत थी। वे अमीर नहीं थे, उनके पास सचमुच पैसे नहीं थे, तो पिता क्यों यह चेतावनी दे रहे थे? लेकिन राजीव ने अपने बेटे में कुछ ऐसा देखा था जो बेटे ने अभी तक खुद में नहीं देखा था। उन्होंने क्षमता देखी थी, उन्होंने महत्वाकांक्षा देखी थी, उन्होंने देखा था कि रोहन कुछ बड़ा बनाने वाले थे, और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब ऐसा हो तो रोहन यह न भूलें कि वे कहां से आए थे। वे नहीं भूले थे। 10 साल, $800 मिलियन, शहर के नजारे वाला पेंट हाउस, ऐसे कपड़े जिनकी कीमत उतनी थी जितनी राजीव 1 महीने में कमाते थे। लेकिन वादा बरकरार था, और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जिसने यह सुनिश्चित किया था कि बैंक भी इसे न भूले। वह बैंक जहां लोगों को चरित्र से मापा जाता था, जहां लक्ष्मी देवी 500 रुपये का निवेश कर सकती थीं, और उनके साथ वही सम्मान दिया जाता था जो 5 लाख रुपये वाले ग्राहक को दिया जाता था। जहां विजय कुमार, सुरक्षा गार्ड जिसने एक अजनबी का बचाव करने की हिम्मत की थी, अब महाप्रबंधक थे जो एक अलग भविष्य का निर्माण कर रहे थे। जहां पुरानी जैकेट वाले भिखारी ने साबित किया था कि दिखावट मूल्य को प्रकट नहीं करती, और दिखावट से न्याय करना एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत सब कुछ थी। रोहन ने जैकेट छोड़ दी, उसे लटका रहने दिया, क्योंकि हालांकि उन्हें अब उस बात को साबित करने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी जो वे पहले ही साबित कर चुके थे। वे उसे एक याद दिलाने के रूप में रखते थे कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण वह नहीं था जो उन्होंने 6 महीने पहले बैंक में किया था, बल्कि वह था जो वे तब से हर दिन कर रहे थे। शक्ति होने पर मानवता बनाए रखने का परीक्षण, जब आप उसे खो सकते हैं। यह याद रखने का परीक्षण कि अरबों डॉलर इस मूलभूत तथ्य को नहीं बदलते हैं कि सभी लोगों की गरिमा होती है, कि दिखावट मूल्य को प्रकट नहीं करती है, कि किसी की दिखावट से न्याय करना एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत न केवल व्यावसायिक अवसर है बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण है, न्याय करने वाले की मानवता। संजय मेहरा ने वह मानवता खो दी थी। वे उसके बिना पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने उसे धीरे धीरे छोटे छोटे निर्णयों में खो दिया था जो जमा होते गए, उन धारणाओं में जिन्हें उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, उस दर्शन में जिसने दक्षता को उत्कृष्टता के साथ भ्रमित किया, और उन्होंने इसके लिए कीमत चुकाई।
रोहन वही कीमत नहीं चुकाना चाहते थे, इसलिए वे अपनी पुरानी जैकेट को डिजाइनर सूट के बगल में लटकाए रखते थे और हर बार जब वे उसे देखते थे तो उन्हें मकराना मार्बल की लॉबी में वे 18 मिनट याद आते थे, जहां उनका मूल्यांकन किया गया था, न्याय किया गया था और खारिज कर दिया गया था केवल उनकी दिखावट के आधार पर। और उन्हें याद था कि वे कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे जो किसी और के साथ ऐसा करता हो। वह परीक्षण था जो मायने रखता था। और अब तक 6 महीने के सबूत और एक परिवर्तित बैंक के साथ लक्ष्मी देवी जैसे लोगों के साथ गरिमा से व्यवहार किया जा रहा था। वे उस परीक्षण में सफल हो रहे थे, पूरी तरह से नहीं। कोई भी मानवता के परीक्षण में पूरी तरह से सफल नहीं होता, लेकिन पर्याप्त रूप से अच्छा। और राजीव शर्मा ने बस यही मांगा था, यहां से निकलो भिखारी। यह उन्हें मकराना मार्बल और क्रिस्टल के जॉर्ड फानूस वाले बैंक में गरीब दिखने के कारण चिल्लाया गया था। और उन्होंने बहस नहीं की, चिल्लाए नहीं, अपना बचाव नहीं किया, बस बाहर निकल गए, क्योंकि वे कुछ जानते थे जो प्रबंधक नहीं जानता था, कि अगले दिन वे उस बैंक के मालिक होंगे। पुरानी जैकेट ने यह दिखाया कि किसका चरित्र था, और वह व्यक्ति नहीं था जिसने 3 लाख रुपये के सूट में किसी को उसकी दिखावट के कारण निष्कासित किया था। वह व्यक्ति था जिसने यह आजमाने के लिए गरीब दिखने की हिम्मत की थी कि क्या गरिमा वास्तविक थी या केवल सही ग्राहकों के लिए प्रदर्शन। क्या आपको कभी किसी ने आपको जानने से पहले आपकी दिखावट से आंका है? नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर इस कहानी ने आपको याद दिलाया कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होता है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने साबित किया कि दिखावट कभी यह प्रकट नहीं करती कि आपके सामने कौन है। अगली कहानी में मिलते हैं।